रहीम पाकिस्तान टैक्स अकेडमी के 18वें सेशन के अंदर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अकेडमी के अंदर आपको पता है कि इस समय इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को हम टॉपिक वाइज आगे लेके चल रहे हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो हमारा टैक्स एग्जेम्पशंस एंड कंसेशंस, इसके ऊपर आज इंशाल्लाह हम इस लेक्चर में सर मंशा सुखेरा साहब से रहनुमाई लेंगे। सेशन का बाकायदा आगाज़ हम तलावत कुरान पाक से करते हैं। मैं राहिल गुजर एडवोकेट उनसे इल्तमास करूँगा कि आएँ और तलावत कुरान पाक से सेशन का आगाज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। सदक़ल्लाह। सेशन को आगे बढ़ाने से कबल मैं तमाम हाज़रीन से गुजारिश करूँगा कि एक दफ़ा दुरूद पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात ग्रामी पर ज़रूर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला व सल्लि अला। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर जहाँ पे टैक्स चार्जेबल के हवाले से हमें मुकम्मल इल्म होना चाहिए, वहाँ पे हमें इस चीज़ का भी बखूबी अंदाज़ा होना चाहिए कि टैक्स निज़ाम के अंदर कौन कौन सी एग्जेम्पशंस या कंसेशंस हासिल हैं, ताकि जो क्लाइंट हमसे रहनुमाई लेते हैं हम उन्हें प्रॉपर गाइड कर सकें कि उनकी बिज़नेस नेचर के मुताबिक, उनके जो बिज़नेस कंडक्ट के मुताबिक कि कौन कौन से उनको इस्तिस्ना, रिड्यूस रेट, क्रेडिट से क्या हासिल है। इसी के अंदर इसी हवाले से हम आज के लेक्चर में सर मंशा सुखेरा साहब से रहनुमाई लेंगे कि सर हमें टैक्स एग्जेम्पशन और कंसेशन के हवाले से डिटेल से आगाह करें कि इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं इनको हासिल करने के, और इसके ऊपर जो कैटेगरी वाइज कौन से कंसेशन या इसके ऊपर एग्जेम्पशन हासिल हैं, और हमें इसके ऊपर ताकि हम बेहतर अंडरस्टैंडिंग हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल मेंबर ऑफ द पाकिस्तान टैक्स चैनल एंड टैक्स बार, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है टैक्स एग्जेम्पशंस एंड कंसेशंस। तो बेसिकली टैक्स एग्जेम्पशंस और कंसेशन को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें चार्जेबिलिटी, जो चार्जिंग सेक्शन है, उसकी बेसिस को समझना चाहिए, या उसके रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन जो है वो समझना चाहिए। क्योंकि टैक्स एग्जेम्पशंस और कंसेशन जो है अपोजिट टू चार्जिंग है। पहले जो चार्जिंग है ये उसमें से कंसेशन या टैक्स क्रेडिट या रिडक्शंस हैं। तो चार्जेबिलिटी के लिए ज़रूरी, जिसके सेक्शन 10 या 4 और 10 अदरवाइज हैं जो हमने पहले डिस्कस किए हैं। तो उसमें चार्जेबिलिटी के लिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि व्हाट पर्सन, व्हाट सब्जेक्ट मैटर एंड एट व्हाट रेट दे आर लायबल टू बी। 3 कंपोनेंट होते हैं चार्जिंग के कि कौन से लोग चार्जेबल टू टैक्स हैं। सब्जेक्ट मैटर क्या है? सब्जेक्ट मैटर से मुराद हमारी गुड्स है, सर्विसेज हैं, या इनकम्स हैं, या क्या चीज़ें हैं वो उसमें हम सब्जेक्ट मैटर में फर्दर प्रॉपर्टी, इमूवल प्रॉपर्टी। सब्जेक्ट मैटर जनरली होता है कि व्हाट प्रॉपर्टी, वो इमूवल भी हो सकती है, वो मूवेबल भी हो सकती है। मूवेबल में फिर आगे गुड्स भी हो सकती हैं, सर्विसेज भी हो सकती हैं, फिर इनकम्स भी हो सकती हैं। तो डिफरेंट, और टेरिटरी भी हो सकती हैं कि कौन सी टेरिटरी जो है वो टैक्सेबल है। तो उसको हम सब्जेक्ट मैटर कहते हैं कि इनकम्स, गुड्स, सर्विसेज या इंडस्ट्री या क्या चीज़ क्या टैक्स हो सकती है। तो हर लॉ का एक सब्जेक्ट मैटर होता है। जैसे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है तो इसका सब्जेक्ट मैटर इनकम है। तो कहीं जैसे सेल टैक्स है तो उसका सब्जेक्ट मैटर गुड्स है, कोई सब्जेक्ट मैटर है उसका इमूवल प्रॉपर्टी है, किसी का कोई जैसे सर्विसेज वाला है तो सर्विसेज सब्जेक्ट मैटर है। तो सब्जेक्ट मैटर इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें कौन से सब्जेक्ट मैटर जो है टैक्सेबल है। पर्सन कौन से, पर्सन फिर डिफाइन है, वो इंडिविजुअल हो सकते हैं, एओपी हो सकते हैं, कंपनी हो सकती है, या और फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, डिफरेंट पर्सन डिफाइंड है। कौन से पर्सन या क्लासेज ऑफ पर्सन,
पर्सन, आगे पर्सन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट। हम पर्सन को पहले देखें, इंडिविजुअल एओपी कंपनी ये वाली, और उसके साथ ट्रस्ट जो आपकी एनपीओज हैं या दूसरी एसोसिएशंस हैं वो पर्सन में आती हैं। फर्दर फिर उसकी अगर हम क्लासिफिकेशन पढ़ें तो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट में क्लासीफाई कर सकते हैं। फिर अगर हम फर्दर क्लासीफाई करें तो इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं पर्सन को, कि पर्सन सैलरीड है, नॉन सैलरीड है, प्रॉपर्टी वाले हैं, बिजनेस है, नॉन बिजनेस है, और फिर कैपिटल गेन वाले हैं, डिविडेंड वाले हैं, अदर इनकम वाले हैं। बिजनेस में फिर आगे क्लासिफिकेशन हम देख सकते हैं कि वो ट्रेडर्स हैं या वो मैन्युफैक्चरर्स हैं या सर्वर प्रोवाइडर हैं। मैन्युफैक्चरर में फिर आगे कैटेगरी हो सकती है, ट्रेडर में फिर रिटेलर होलसेलर हो सकते हैं, और बिजनेस में फिर आपके फर्दर इंडस्ट्री हो सकती है, सर्विसेज हो सकते हैं, या आपके ट्रेडर हो सकते हैं। तो बिजनेस में फिर जो मैन्युफैक्चरर है उसकी आगे कैटेगरी हो सकती है, शुगर का मैन्युफैक्चरर है या वो फार्मास्यूटिकल है, सीमेंट है, या इस तरह मैन्युफैक्चरिंग में आगे बहुत सी कैटेगरी हो सकती है। तो इस तरह पर्सन और क्लासेस ऑफ पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम को क्लासीफाई किया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली चार्जेबिलिटी है। तो चार्जिंग सेक्शन जो है कि इसमें डिफाइन ये किया जाता है कि कौन से पर्सन और कौन से सब्जेक्ट मैटर एट व्हाट रेट दे आर चार्जेबल टू टैक्स। और बाज़ दफ़ा एक और कंपोनेंट भी होता है, वो टाइम ऑफ चार्जिंग होती है, जिसको हम टैक्सेबल इवेंट कहते हैं, कि कब वो चार्ज होगा, अक्रूवल बेसिस पे होगा, रिसीट बेसिस पे होगा, या कैसे होगा, कब चार्ज होगा। तो टाइम ऑफ चार्ज जो है या टैक्सेबल इवेंट ऑन द इवेंट व्हाट इवेंट विल हैपन व्हेन टैक्स लायबिलिटी टू पे टैक्स या लायबिलिटी टू चार्ज टैक्स अराइज। तो वो टाइम वाला जो है, तो 4 कंपोनेंट जनरल है, जिसके मुताबिक हर जो भी चार्जिंग सेक्शन होता है उसको हम देखते हैं कि कौन से पर्सन है इसके में, कौन सा सब्जेक्ट मैटर है, क्या इसमें रेट्स हैं, और किस वक्त ये चार्जेबिलिटी होगी। पेएबिलिटी सब्सिक्वेंट भी हो सकती है, पहले चार्जेबिलिटी डिटरमिन करनी है। पेएबिलिटी जो है ज़रूरी नहीं कि उसी वक्त जब चार्ज है उसी वक्त पे हो, वो डेफर हो सकती है। तो आगे ऑनवर्ड उसके मोड मैनर जो है वो रूल में भी स्पेसिफाई हो सकते हैं। तो चार्जिंग में यूजुअली 3 कंपोनेंट मेजर होते हैं, पर्सन, सब्जेक्ट मैटर और रेट। तो यहाँ अगर हम देखें तो उसमें पर्सन देखें इंडिविजुअल एओपी है, तो सब्जेक्ट मैटर देखें तो इनकम है, इनकम की फिर क्लासिफिकेशन है, सैलरी है, प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, स्पेकुलेशन है, कैपिटल गेन्स है, और उसके बाद अदर इनकम्स है, वो क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम होगी, ये सब्जेक्ट मैटर है इसका। तो रेट देखें तो फर्स्ट शेड्यूल में दिए, कंपनी के अलहदा है, इंडिविजुअल के अलहदा है, दूसरों के अलहदा है, इस तरह ऑनवर्ड जो है डिफरेंट रेट दिए, और पेमेंट के विद होल्डिंग के अलहदा एडजस्टमेंट वो रेट दिए। तो टाइम है, जब भी आप यहाँ इनकम अक्रूवल राइज होगी तो यहाँ फिर 2 मेथड दिए हुए हैं। समटाइम इनकम की चार्जेबिलिटी जो है अक्रूवल पे है, समटाइम रिसीट पे है, समटाइम अर्लियर पे है, समटाइम डीमिंग पे है। तो वो चार्जेबिलिटी का भी उसमें लॉ में डिफाइन होता है, उसके मुताबिक कब इवेंट टैक्सेबल इवेंट कौन है वो वाला होगा कि कब इस पे राइज होगा। पेमेंट जो है वो फिर आगे है कि यहाँ जो पेमेंट है वो एनुअल है, कि साल बाद एडवांस भी है, और एडवांस साल के बाद आप रिटर्न फाइल करेंगे, टोटल लायबिलिटी निकालेंगे, टोटल इनकम निकालेंगे, और उस पर आप देखेंगे कितना मेरा एडवांस हो गया, डिफरेंशियल आप पे करते हैं। ये जर्नल है। वह 3 स्कीमें हमने पहले भी डिस्कस की थी कि यहाँ एक नॉर्मल टैक्स रजीम है, एक फाइनल टैक्स रजीम है, और एक फाइनल टैक्स में नॉर्मल में फिर प्योर नॉर्मल है, एक मिनिमम वाली है और दूसरी है। तो यूजुअली 2 हैं, नॉर्मल और एफटीआर, या सेपरेट ब्लॉक स्कीम भी है कि नॉर्मल का ही वो पार्ट है, पहले नॉर्मल में करते हैं और फिर सेपरेट करते हैं। और जहाँ तक रूल ऑफ इंटरप्रटेशन है चार्जिंग के, वो ये है कि सबसे पहले स्ट्रिक्ट इंटरप्रटेशन है चार्जिंग सेक्शन की, कि जो उसमें मेंशन है व्हाट एवर इज स्टेटेड इन द लॉ, वही प्रोविजन में वो स्ट्रिक्टली उसी के, इसको कहते हैं लिटरल इंटरप्रटेशन, कि उसकी जो लॉ है उसको ही, लैंग्वेज को उसी तरह ही इंटरप्रेटेट करना है जैसे वो है। उसमें ना तो कोई चीज़ ऐड हो सकती है ना एक्सक्लूड हो सकती है। देयर इज नो रूम फॉर इंटेंडमेंट, अजम्पशन, प्रिजम्पशन, इन्फ्रेंस, इंक्लूजन, एक्सक्लूजन, जो है वैसे ही इंटरप्रेटेट करना है। अगर कोई बंदा उस इंटरप्रिटेशन में जो लिटरल इंटरप्रिटेशन है, ये स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन है, अगर कोई उसमें फॉल करता है तो उसको फिर टैक्स लगना है, वाट एवर द हार्डशिप में भी। फिर उसमें कोई इक्विटी या उसमें कोई बेनिफिशियल या वो व्यूज़ नहीं लिए जाएंगे कि नहीं भाई ये हार्डशिप है इसकी वजह से नहीं लगना। फिर उसको वंस ही फॉल्स विद इन दैट तो उस पर लगेगा। अगर किसी वजह से उसमें डाउट है, एम्बिग्युइटी है, अबसर्डिटी है, या 2 व्यूज़ पॉसिबल हैं, एक व्यू पॉसिबल है इसमें लगना चाहिए, ये फॉल करता है चार्जेबिलिटी में, एक
एक व्यू हो कि ये चार्जेबिलिटी में फॉल नहीं करता, तो उस सिचुएशन में वो फिर उसमें बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो टैक्स पेयर को होगा। फिर उसमें वो चार्ज, अगर वो उसमें से डाउट के बेस पे उसमें से फॉल नहीं करता, आउट ऑफ दैट प्रोविजन है, प्रोव्यू है चार्जिंग, तो फिर उसमें टैक्स नहीं लगेगा। फिर क्राउन जो है या स्टेट जो है या किंग है, फिर उसको चार्ज नहीं कर सकता। डाउट का बेनिफिट हमेशा, या ट्रू व्यूज़ का, या लैंग्वेज की अब्सर्डिटी का, या डाउट का फ़ायदा जो है वो टैक्स पेयर को दिया जाएगा। तो इस तरह ये होगा। तो इस तरह जो एग्जम्पशन है वो, जैसे ये स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन है, वो इसके अदरवाइज है। वहाँ जो देखा जाएगा, सबसे पहले तो एग्जम्पशन के दो रूल्स हैं। पहले हमने देखना है सबसे पहले कि एक उसको कहते हैं नॉन लाइबिलिटी केस, एक कहते हैं लाइबिलिटी केस। एग्जम्पशन के लिए लाइबिलिटी केस मीन वो इस टैक्स लॉ में चार्ज चीज़, सब्जेक्ट मैटर या पर्सन इसमें चार्ज ही नहीं हो सकता, उसको कहते हैं हम नॉन लाइबिलिटी केस, कि उसमें चार्ज ही नहीं। नॉन लाइबिलिटी केस मीन कि इसके प्रोव्यू में ही नहीं फॉल करता। जैसे एग्रीकल्चर इनकम है या कोई ऐसी इनकम है जो कॉन्स्टिट्यूशन में उस पर टैक्स जो है फेडरेशन लगा ही नहीं सकती, ऐसी इनकम। तो ऐसी इनकम जैसे एग्रीकल्चर है, प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, तो प्रोविंशियल अपना ऑर्डिनेंस है तो प्रोविंशियल लगा सकते हैं, ये लगा ही नहीं सकते, इसके प्रोव्यू में ही नहीं फॉल करती, वो उसकी एग्जम्पशन देने की ज़रूरत नहीं। जैसे हम सेल टैक्स एक्ट 1990 है, तो उसमें हम सेल टैक्स ऑन सर्विसेज पे टैक्स नहीं लगा सकते, क्योंकि उसके प्रोव्यू में नहीं। उसमें प्रोव्यू में क्या है, गुड्स होना ज़रूरी है। गुड्स नहीं है, हर इनकम नहीं टैक्स हो सकती, उसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स नहीं हो सकती गुड्स वाले में, ठीक है, उसमें सर्विसेज भी टैक्स नहीं हो सकती। तो जो वो उसके प्रोव्यू से ही आउट है, तो उसकी एग्जम्पशन देने की या टैक्स क्रेडिट देने की या कंसेशन देने की जरूरत नहीं है। उसको हम कहते हैं नॉन लाइबिलिटी या नॉन चार्जेबिलिटी, फिर उसमें चार्ज ही नहीं हो सकता, या वो लॉ उस पर एप्लीकेबल नहीं है, आउट ऑफ एप्लीकेबिलिटी है, उसमें एप्लीकेबिलिटी नहीं हो, लॉ अनफोर्स ही नहीं हो सकता, या आउट ऑफ द स्कोप ऑफ दैट लॉ है, एप्लीकेबिलिटी ही नहीं है उस लॉ की। उसकी जहाँ लिखा होता है पहले सब जो सेक्शन होता है एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेबिलिटी, तो वो लॉ जो है जैसे पाकिस्तान में एप्लीक होगा, ट्राइबल एरिया पे एप्लीकेबल नहीं होगा। इसी तरह कुछ सब्जेक्ट मैटर पे ही एप्लीकेबल नहीं होगा। तो जो उसका सब्जेक्ट मैटर है उसकी एक्सटेंट उस लॉ की उस सब्जेक्ट मैटर तक है। उस सब्जेक्ट मैटर में जो फॉल नहीं करती वो आउट ऑफ उसके स्कोप है, उसकी एक्सटेंट ही उस तक नहीं है, तो उसकी एग्जम्पशन देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं नॉन लाइबिलिटी केस, या नॉन एप्लीकेबिलिटी या नॉन चार्जेबिलिटी, या उसका स्कोप चार्जेबिलिटी उसके अंदर वो आता ही नहीं है। तो दूसरा है चार्जेबिलिटी। एग्जम्पशन होती है, एग्जम्पशन प्रीसपोज चार्जेबिलिटी। एग्जम्पशन स्टैच्यू उसको देगा जो पहले चार्जेबल है, उस पर टैक्स लगता है, लेकिन लेजिस्लेटर ने उस चार्जेबिलिटी से उसको एग्जम्पशन दे दी। एग्जम्पशन उसको होगी जिसकी उसमें फॉल ही नहीं करता, उसमें एग्जम्पशन लेने की जरूरत नहीं, या हम नहीं उसमें हम ये नहीं कह सकते इसको एग्जम्पशन दे, भाई वो है ही नहीं, फॉल ही नहीं करता, तो एग्जम्पशन की जरूरत नहीं। तो एग्जम्पशन प्रीसपोज चार्जेबिलिटी आता है, पहले वो सब्जेक्ट मैटर चार्ज होता हो, चार्जिंग सेक्शन में फॉल करता हो, उस पर टैक्स लगता हो, और फिर आगे उसमें लेजिस्लेटर उसी एक्ट के तहत उन चीज़ों को एग्जम्पशन दे। तो एग्जम्पशन प्रीसपोज चार्जेबिलिटी, फिर उसमें से एक्सक्लूड करता है कि इस पे ये जो चार्जेबिलिटी है या जो ये जो सेक्शन जो टैक्स लाइबिलिटी बननी है इन चीज़ों पे या इन पर्सन पे, वहाँ पर्सन या क्लासेस ऑफ पर्सन या इनकम या क्लासेस ऑफ इनकम जिन पे ऑलरेडी चार्ज है, चार्जिंग सेक्शन जिसको अट्रैक्ट करता है, जिस पे एप्लीकेबिलिटी है लॉ की या एक्ट की या ऑर्डिनेंस की, उस पर फिर आगे कहेगा कि इन चीज़ों पे या इन पर्सन पे या क्लासेस ऑफ पर्सन पे या इनकम्स पे या क्लासेस ऑफ इनकम पे या इस टेरिटरी पे जिसमें वो एप्लीकेबल है कि इन पे इस टर्म एंड कंडीशन या इन टर्म एंड कंडीशन अगर ये फुलफिल करेगा, या विदाउट टर्म एंड कंडीशन भी वो कह सकता है कि इन पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो एग्जम्पशन जो है वो प्री सपोज चार्जेबिलिटी है कि चार्जेबिलिटी होगी। तो पहला रूल था नॉन लायबिलिटी केस, दूसरा है चार्जेबिलिटी और फिर एग्जम्पशन। चार्जेबिलिटी पहले होगी, फिर वो उस पर या पेएबिलिटी उसको कहते हैं या चार्जेबिलिटी कहते हैं कि पहले चार्जेबल होगा, फिर ऑलरेडी फिर एग्जम्पशन दी होगी किसी सेक्शन के तहत या शेड्यूल के तहत या उसके अकॉर्डिंगली। तो ये बेसिक इसके पहले रूल है नॉन लायबिलिटी और लायबिलिटी केस। लायबिलिटी में चार्जेबिलिटी है और सब्सिक्वेंट एग्जम्पशन है। दूसरा रूल जैसे उसमें स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन का रूल था, तो यहाँ 3 कंडीशन है, 3 रूल्स है, बल्कि 4 रूल्स हैं, 4 रूल जो है हमने कंसीडर करने हैं। पहला रूल जो है कि जिसको एग्जम्पशन दी जाए उसने क्लेम करनी है।
ऑटोमेटिक नहीं है, बल्कि वो क्लेम करेगा कि ये लॉ है, इसके तहत मुझे एग्जाम्पशन है, रिटर्न में या अदरवाइज एप्लीकेशन ये जो प्रोसीजर प्रेस्क्राइब होगा उसके तहत वो क्लेम करेगा। दूसरा रूल ये है कि जो कंडीशंस होंगी एग्जाम्पशन की, अगर उसमें है या कोई स्टेपुलेशंस हैं तो वो फुलफिल करेगा। तीसरा रूल ये है कि अगर लैंग्वेज जो है उसमें एम्बिगुइटी है, डाउट है, अबसर्डिटी है, या उसमें कोई दो व्यूज़ पॉसिबल हैं, तो वो फिर जो व्यूज़ उसके रिवर्स है एग्जाम्पशन के, क्योंकि ये एग्जाम्पशन के रिवर्स है तो इसलिए उसके जो वहाँ रूल है कि डाउट उसको होगा, यहाँ डाउट जो है इन फेवर ऑफ द स्टेट होगा, फिर उस सिचुएशन में उसको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। तो तीसरा रूल ये है। तो चौथा रूल ये है कि वंस वो कंडीशन सेटिस्फाइड कर दे, क्लेम भी फाइल कर दे, तो फिर उसका वो वेस्टेड राइट हो जाता है या प्रॉपर्टी राइट बन जाता है। तो फिर इसको जस्ट ऐसे ही अनरीजनेबली उसको या उसको डिनाई एग्जाम्पशन नहीं की जा सकती, क्योंकि फिर उसका वो वेस्ट राइट बन जाएगा। मैकेनिकली या विंडिक्टिवली या अजम्पशन प्रजम्पशन पे या अदरवाइज मैकेनिकली उसको डिनाई नहीं की जा सकती एग्जाम्पशन। ये रूल है। तो ये जो रूल आखिरी हमने कहा है जो बेनिफिट वाला कि टू द स्टेट होगा, इसमें कुछ ये रूल जो है जनरल रूल है, ये एब्सोलूट रूल नहीं है। ये रूल जो है एब्सोलूट नहीं है, एक्सेप्शनल है। कुछ चीज़ों में ये एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि अगर इसको हम दे दें, इसको बेनिफिट दे दें, तो फिर वो उसका ऑब्जेक्ट ऑफ वो जो एग्जाम्पशन है वो डिफीट हो जाएगा। हम कंपैरिजन करेंगे कि टू व्हाट एक्सटेंट उसके ऑब्जेक्टिव डिफीट करते हैं, उसको अलाउ करने में और उसको डिनाई करने में। तो जहाँ कहीं कोई पर्पस डिफीट होता हो तो फिर इसमें इंटरप्रिटेशन, जैसे वो इंटरप्रिटेशन हमने स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन की थी, इसमें एक गोल्डन इंटरप्रिटेशन होती है, या उसको आप कहते हैं पर्पस इंटरप्रिटेशन है। तो फिर पर्पस को भी सामने रखा जाता है। तो कुछ चीज़ों में तो वो रूल को ओवर रूल किया जाता है जो इन द बेनिफिट ऑफ स्टेट वाला जो है। तो उसकी रीज़न ये है कि क्यों हम गवर्नमेंट की फेवर में डिसाइड करते हैं, उसकी वजह ये होती है कि एग्जाम्पशन अगर अदरवाइज हम करें, क्योंकि जब एग्जाम्पशन किसी को देते हैं तो टोटल टैक्स का बजट तो सारी पब्लिक पे पड़ता है। जब किसी को एग्जाम्पशन देंगे तो वो वाली एग्जाम्पशन देंगे तो वो बर्डन दूसरों पे, टैक्स पेयर पे पड़ जाएगा। तो इसीलिए स्टेट बेनिफिट जो इंटरप्रिटेशन होती है उसको फॉलो किया जाता है। लेकिन कुछ उसमें एक्सेप्शन जो है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो सबसे पहले तो ये है, जितनी NGOs हैं, पब्लिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि स्टेट का पर्पस जो होता है वो भी वेलफेयर ऑफ द पब्लिक होता है, तो वो एक सप्लीमेंट्री टू द स्टेट काम कर रही होती हैं, वो भी गवर्नमेंट की तरह होती है। उनको NGOs भी कहते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट की नॉन गवर्नमेंट होती हैं, लेकिन फंक्शन वो ऐसे कर रही होती हैं, सेल्फ बेनिफिट के लिए काम नहीं कर रही, वो पब्लिक के एक फंक्शन जो है उसको सप्लीमेंट कर रही होती है। पब्लिक की वेलफेयर किसने करनी होती है? स्टेट ने, गवर्नमेंट ने, लेकिन गवर्नमेंट वाले काम वो कर रही होती हैं। तो इसलिए जहाँ कहीं एग्जाम्पशन, कंसेशन उस NGO, NPO को दिए गए हों तो वो इंटरप्रिटेशन इन फेवर ऑफ द स्टेट वो स्टेट की बजाय उनकी फेवर में डिसाइड हो गई, क्योंकि वो स्टेट वाला काम कर रही हैं, तो उसमें वो स्टेट एज एक्ट करेंगी, तो उनकी फेवर में वो फिर एम्बिगुइटी होगी या कोई चीज़ होगी, दो व्यूज़ होंगे, तो उसमें इन फेवर ऑफ द वो जो NPOs, NGOs, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है उसकी फेवर में फिर वो डिसीजन होगा। इसी तरह कोई ऐसी है, कोई एग्जाम्पशन दी है कि फॉर द बूस्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, जैसे 65D है या इस तरह की हैं, वो अगर दी हैं, अगर उसमें कोई थोड़ी बहुत एम्बिगुइटी है तो उस वजह से स्टेट की फेवर नहीं होगी, बल्कि अगर उसको काम को नहीं करेंगे, उस कंसेशन विदड्रॉ करेंगे ऑन द बेसिस एम्बिगुइटी या लैंग्वेज में कोई खराबी की वजह से, तो वो ऑब्जेक्टिव डिफीट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव डिफीट नहीं होना, फिर इन फेवर ऑफ उस एग्जाम्पशन की जो फेवर, ऑब्जेक्टिव की फेवर में जो डिसीजन होगा वो देखा जाएगा कि इससे ऑब्जेक्टिव डिफीट तो नहीं होता। इसके अलावा एक और रूल है इसमें, इसको हम रूल को कहते हैं सब्सटेंशियल कंप्लायंस। तो सब्सटेंशियल कंप्लायंस से मुराद ये होती है कि हर लॉ के कुछ स्टैचुटरी प्रोविजन होते हैं, कोई रूल्स होते हैं, कोई मैंडेटरी होते हैं, कोई डायरेक्टरी होते हैं। ईच एंड एवरीथिंग जो है वो उसका कंप्लाई करना मुश्किल होता है कि हम कहेंगे हर एक चीज़ परफेक्टली, प्रिसाइजली हम कंप्लाई विद कर लेंगे, ये प्रैक्टिकेबल नहीं है, नॉन प्रैक्टिकेबल है। इसलिए फिर एक रूल है सब्सटेंशियल कंप्लायंस, कि जो मेजर चीज़ें हैं वो आप कंप्लाई विद कर दें। तो आप इसमें देखें एग्जाम्पशन में अगर बहुत सी चीज़ें हैं कि ये भी करें, ये भी करें, अदर भी करें,
तो इसलिए अदर्स में क्या चीज़ है, फिर वो डिस्क्रिप्शन ही आ जाती है कि FBR कंडीशन लगा सकता ना, रूल के तहत कोई कंडीशन नहीं लग सकती। अगर स्टैचू ने खुद कंडीशन दे दी है तो वही करनी है, फिर रूल वाली कंडीशन जो है वो मैंडेटरी नहीं है, वो डायरेक्टरी है। तो इसलिए वो एक प्रोसीजरल जो होती हैं वो मैंडेटरी नहीं है। सब्सटेंशियल या मेजर कंडीशन जो है अगर वो आप अप्लाई विद कर देते हैं तो ईच एंड एवरी जो है फॉर क्लेम ऑफ एग्जम्पशन आप पे इन्फोर्स नहीं कर सकती। ये इसके फंडामेंटल जो है बेसिक रूल्स हैं फॉर क्लेम ऑफ एग्जम्पशन, जिसके लिए इनसे पहले कुछ केस ला भी हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, आप उनको भी एटलीस्ट रिव्यू कर लें दें बेटा। ये एक 2019 CMR 282 है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है जिसमें प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ चार्जिंग सेक्शन और एग्जम्पशन दोनों के लिए उन्हें 8-10 रूल दिए, तो उसमें एग्जम्पशन वाला भी है। और इसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यहाँ एक ये वाला, इसमें एग्जम्पशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 3 रूल मैंने बताए हैं वो ये ऑक्सफोर्ड 2019 SCMR 235 जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इसके 3 वो रूल जो मैंने बताए हैं। उसके बाद इसमें ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रावी साइड, इसमें वो कि वेस्टेड राइट है, वंस आप कंडीशन है फुलफिल करते हैं तो वो फिर विदड्रॉ नहीं सकती। इसमें एक टाइम बाउंड इंटरप्रिटेशन भी है, अगर आपको 5 साल के लिए एग्जम्पशन दे दी गई है तो ड्यूरिंग 5 ईयर वो वापस नहीं ली जा सकती, फिर आपको वो एंजॉय करनी होगी। तो इसमें एक सबसे पहले और आर्मी वेलफेयर की है, उसमें डिफरेंट दुनिया के इंटरप्रिटेशन के रूल दिए हुए हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। आर्मी वेलफेयर 1992 CMR 16 यहाँ की। ये ABC फूड इंडस्ट्री है कि कोई चीज़ परफ्यूम में ही फाल नहीं करती तो उसमें फिर लाज नहीं करता है, ABC फूड में भी है। ये सेल टैक्स के रेफरेंस है जिसमें टैक्सेबल सप्लाई में से एग्जम्पशन एक्सक्लूड की है तो उसमें वो फाल ही नहीं करती। तो इसी तरह अलसमरेज जो है नॉन लाइबिलिटी और लाइबिलिटी केस अगर आप देखना चाहें तो अलसमरेज केस जो है इसमें आया था कि नॉन लाइबिलिटी और लाइबिलिटी केस को कि किस पे एग्जम्पशन की ज़रूरत है, किस पे एग्जम्पशन की ज़रूरत ही नहीं है, तो उसमें आप देख सकते हैं। इसी तरह एक कासम वाले में सारे रूल है, ये वाला हाई कोर्ट का वाला जो है इसमें, बाकी जो हाईलाइटेड है हैदरी भी या ये हैदर इंडस्ट्री, इसमें एब्सोलूट जो मैंने कहा एब्सोलूट रूल नहीं है कि डिनाई करें, ऑब्जेक्टिव को भी देखना चाहिए। तो इसमें ये काफ़ी सारी हैं, आप इनको देख सकते हैं, तो उसके मुताबिक आप अपनी इंटरप्रिटेशन या आपका जो भी रेलेवेंट है। एक इरम घी मिल है वो इंडस्ट्री को बूस्ट देने के लिए वहाँ वो इंटरप्रिटेशन रिवर्स की है उन्होंने, कोर्ट ने ना, उन्होंने कहा ये अगर अदरवाइज तो ये डिफीट हो जाएगा। इरम घी मिल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हैदरी वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऑक्सफोर्ड वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और पहले वाला जो है PTV वाला इम्पोर्टेंट है। सुपर इंजीनियरिंग भी है, लेकिन वो ये HM एक्सट्रैक्शन जो है ये टैक्स क्रेडिट के रेफरेंस से कि क्रेडिट क्या है, एग्जम्पशन क्या है, तो इसमें डिफरेंट इंटरप्रिटेशन के इट इज़ द 2 साइड ऑफ द सेम कॉइन, उसी तरह ही है। वो भी लाइबिलिटी रिड्यूस करता है, वो भी करता है, प्लेसिंग डिफरेंट है, वो टैक्स लाइबिलिटी के बाद उसको रिड्यूस करता है, ये स्टार्ट में इनकम में से एक्सक्लूड करता है। तो अगर हम देखें एग्जम्पशन को तो एग्जम्पशन कुछ एग्जम्पशन जो है अगर हम देखें तो पर क्लासेस ऑफ इनकम जो एग्जाम्प्ट है, तो पहले सैलरी का अगर हम चार्जिंग सेक्शन देखें तो वहाँ लिखा होता है कि सैलरी वेजेस शैल बी चार्ज एक्सेप्ट एग्जाम्प्ट, तो मेरे जो चार्जेबिलिटी में आएगी एग्जाम्प्ट नहीं होगी। इसी तरह प्रॉपर्टी में लिखा होता है कि प्रॉपर्टी ये वाली प्रॉपर्टी में चार्ज होगी एक्सेप्ट एग्जाम्प्ट। इसी तरह इनकम फ्रॉम बिजनेस में लिखा होता है कि ये फॉलोइंग वाली चार्ज होगी एक्सेप्ट एग्जाम्पशन। तो इसी तरह वो कैपिटल गेन में भी हेड में लिखा होता है, इट मीन उसके अंदर ही लिखा हुआ है। तो जो हम कंप्यूट करते हैं टैक्सेबल इनकम या इनकम कैलकुलेट करते हैं उसमें एग्जाम्प्ट पहले ही एक्सक्लूड करना पड़ती है, उसके पार्ट में नहीं आती। जब वो चार्जेबल होगी उसमें फिर डिडक्टेबल अलाउंस अलहदा हम डिडक्ट करते हैं, फिर इनकम्स आती हैं, इनकम में से फिर आके डिडक्टेबल अलाउंस लेस करते हैं, फिर टैक्सेबल आती है। और टैक्सेबल किसी एक की नहीं आती, सारों की, चारों पांचों की मिला के फिर आती है। हर एक की टैक्सेबल इनकम जो है वो नहीं आती, बल्कि ऐसे समझ लें एक टोटल इनकम है,
टोटल इनकम में से इनकम जो एग्जाम्प्ट है वो एक्सक्लूड करनी है। एक्सक्लूड के बाद वो बाकी आएगी चार्जेबल इनकम। चार्जेबल इनकम में से डिडक्शन लेस करेंगे, फिर उसमें डिडक्टेबल अलाउंस, फिर अकुमुलेट करेंगे, फिर उसमें से डिडक्टेबल अलाउंस जो लेस करेंगे तो फिर टैक्सेबल इनकम आएगी कंसोलिडेटेड, और उसमें से जो सेपरेट वाली है वो अलहदा निकाल देंगे। और फिर जब टैक्सेबल आएगी तो उसके दो हिस्से करेंगे, सेपरेट ब्लॉक वाली और एक एवरेज वाली। सेपरेट ब्लॉक इनकम पे अलहदा टैक्स रेट लगेंगे और बाकी वाले पे नॉर्मल लगेंगे। फिर मिनिमम और दूसरों का भी तरीक़ेकार होगा। तो ये इसमें हम जो टैक्स क्रेडिट और एग्जम्पशन कहाँ प्लेसिंग है इनकी, और हैं चीज़ें तो अल्टीमेटली रिड्यूस करेंगी लाइबिलिटी, लेकिन प्लेसिंग कहाँ है कि आपने टोटल में से लेस करनी है या चार्जेबल में से लेस करनी है या टैक्सेबल में से लेस करनी है या टैक्स लाइबिलिटी में से लेस करनी है, वो प्लेसिंग डिफरेंट है। अदरवाइज अल्टीमेट इम्पैक्ट क्या होगा, वो टैक्स लाइबिलिटी जो होगी उसी को ही रिड्यूस कर रही होगी। वो पर्सन को एग्जाम्प्ट हो, वो इनकम को एग्जाम्प्ट हो, या टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस करती हो, या रिड्यूस उसमें से रेट रिड्यूस करती हो, या अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट जो है टैक्स लाइबिलिटी होगा। प्लेसिंग डिफरेंस जो है टैक्स क्रेडिट में या दूसरी चीज़ों में या एग्जम्पशन में, वो प्लेसिंग का डिफरेंस होगा कि कहाँ इनकम पर्सन है तो वो पर्सन पे ही चार्ज नहीं है, इनकम है तो हो सकता है एक इनकम एग्जाम्प्ट हो, सैलरी या प्रॉपर्टी वाली इनकम हो, बिजनेस वाली चार्जेबल हो, वो पार्शली हम एग्जाम्प्ट कह लेंगे, पार्शली चार्ज। कोई पार्ट बिजनेस में 2-4 बिजनेस है, हो सकता है एक एग्जाम्प्ट हो दूसरा टैक्सेबल हो, तो वो उसमें से ही वो निकलेंगे अकॉर्डिंग। फिर तो ये वाली एग्जाम्पशन वाले रूल हैं, इसके मुताबिक हमने फिर इंटरप्रिटेशन करनी है। और टैक्स क्रेडिट को इसी तरह टैक्स रिबेट है, कंसेशन है, इंसेंटिव है, जो भी हो वो टैक्स लाइबिलिटी में भी हो सकते हैं। तो इसके अगर हम कैटेगराइज करें एग्जाम्पशन को तो यहाँ लॉ में 4 कैटेगरी की हैं। नंबर 1 कैटेगरी है कि पर्सन या क्लासेस ऑफ पर्सन या इनकम या क्लासेस ऑफ इनकम वो एग्जाम्प्ट है, और एक स्टैच्यूटरी एग्जाम्पशन है, एक शेड्यूल एग्जाम्प्ट है कि इनकम उनकी इनकम या क्लासेस ऑफ एग्जाम्प्ट है। दूसरा उसके रेट रिड्यूस कर दिए जाएं, जो रेट गिवन है उनका कम एक्चुअल रेट अप्लीकेबल है फर्स्ट शेड्यूल में, तो आगे कहीं उसके रिड्यूस कर दिए जाएं कि इस रेट की बजाय, या उसी चार्जिंग सेक्शन जो है आपका शेड्यूल उसमें डिफरेंट रेट दिए जाएं, किसी पे कम ज़्यादा कर दिए जाए, तो कम वाले पे जितना कम है वो समझन है। इसी तरह आगे शेड्यूल में इधर पूरा रेट दे दिया जाए, आगे जाके कह दिया कि फलां वाले पे ये रेट इतने से 10% से रिड्यूस हो जाएगा या इतना होगा, फिर जो भी है उससे वो वाला सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। इसी तरह लाइबिलिटी निकाल के उसमें से कह दिया जाए कि इतनी कम कर दी जाएगी, जिसको टैक्स क्रेडिट हम कहते हैं, या ये कह दिया जाए कि ये वाली इनकम जो है या ये वाली पर्सन जो है या ये वाली टेरिटरी जो है ये इसके उस पे ऑपरेशन से ही आउट है पूरे एक्ट के, वो 4th कैटेगरी है। तो 4 किस्म के ये मोडेलिटी है ऑफ प्रोवाइडिंग एग्जम्पशन। पर्सन को, क्लासेस ऑफ पर्सन को या इनकम को या क्लासेस ऑफ पर्सन को, एक इनकम या पर्सन एग्जाम्प्ट, टोटल एग्जाम्प्ट, एक ये रिड्यूस रेट कर देना, एक लाइबिलिटी रिड्यूस कर देना, एक कह देना पूरा ऑपरेशन में ही नहीं एग्जाम, एक इनकम को एग्जाम्प्ट देना और विद होल्डिंग उसी तरह लगती रहे, ठीक है। एक विद होल्डिंग से भी एग्जाम्प्ट देना कि पूरा टोटल लॉ ही अप्लीकेबल नहीं है, या पार्शली इनकम एग्जाम्प्ट है लेकिन विद होल्डिंग उसी तरह चलती रहे। फिर विद होल्डिंग के बहुत सारे सेक्शन है, उसमें से किसी में से एग्जाम्पशन दे देना, कुछ लगते रहना। तो इस तरह जहाँ जहाँ जैसे जैसे है वो 5-4 जो मॉडलिटी है उसके मुताबिक चलेगी। तो इसमें से हम अगर क्लासीफाई करें एग्जाम्पशन को इन तरीक़ेकार से साथ, तो अदरवाइज एग्जाम्पशन गिवन कहाँ कहाँ है, तो एक है स्टैच्यूटरी एग्जाम्पशन। तो स्टैच्यूटरी एग्जाम्पशन वो है जो स्टैच्यू में गिवन है। तो स्टैच्यू में मीन जो मेन सेक्शन है उनमें गिवन है, इनकी इंपॉर्टेंस शेड्यूल एग्जाम्पशन से ज़्यादा होती है, तो कुछ शेड्यूल में गिवन है। तो ये सबसे पहले तो ये स्टैच्यूटरी है, सेक्शन 41 से लेके ये 55 तक है। कुछ एग्जाम्पशन है, कुछ उसके साथ रूल दिए हुए हैं कि कितनी एग्जाम्प्ट होगी, एक्सटेंट क्या होगी, कैसे होगी, किस तरह होगी, तो यहाँ कौन सी क्लासिफिकेशन ऑफ एग्जाम्पशन होगी। तो ये 41 से लेके ये डिफरेंट जो है 55 तक इसमें रूल्स भी हैं और डिफरेंट इनकम भी हैं, क्लासेस ऑफ पर्सन या इनकम जब जो एग्जाम्प्ट है वो यहाँ गिवन है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और प्रेफरेंस है इनका। अदरवाइज जो एग्जाम्पशन शेड्यूल एग्जाम्पशन में होगी, शेड्यूल एग्जाम्पशन जो है वो आपका सेकंड शेड्यूल है। सेकंड शेड्यूल के 4 पार्ट हैं। नंबर 1 पार्ट में वो इनकम्स, क्लासेस ऑफ इनकम, पर्सन और क्लासेस ऑफ इनकम जो एग्जाम्पशन दी गई है सब्जेक्ट टू द कंडीशन एंड एक्सटेंट प्रोवाइडेड दे रहे हैं। तो वहाँ डिफरेंट है, कुछ सैलरी पहले 5-6 जो 149 के करीब
उसकी सब क्लासेज हैं, जिसके सब रूल्स हैं जिनके तहत क्लास इनकम है, तो उसमें डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। कुछ सैलरी की है, कुछ प्रॉपर्टी की है, कोई बिजनेस की है, बिजनेस की कोई नया बिजनेस है, इंडस्ट्री है, ट्रेडिंग है, हाउसेज है, डिफरेंट है, इस तरह नई इंडस्ट्री है, इस तरह कैपिटल गेन की हैं, प्रॉफिट ऑन डेट की हैं, अदर सोर्स की हैं। तो सारी जितनी भी एग्जम्पशंस हैं वो उसमें 149 तकरीबन टोटल रूल्स हैं या उसके क्लाजेज हैं जिसके तहत एग्जम्पशन है। इसी तरह नेक्स्ट जो है रिड्यूस रेट की हैं, रिड्यूस रेट वाली तकरीबन 28 के करीब है। तो इस तरह रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटी की 18 के करीब है। इस तरह 120-30 की जो है, 120 की जो है वो ऑपरेशन ही उन पर नहीं अप्लीकेबल, वो सेक्शन पूरा नहीं है या लॉ पूरा नहीं है या कोई चीज़ उस पर अप्लीकेबल नहीं है, वो पार्ट 4 है ऑफ सेकंड शेड्यूल। तो अब ये टोटल आपकी एग्जम्पशन का स्कोप है। और क्रेडिट अलहदा हमारा रूल है, वो हम अगले टॉपिक है हमारा टैक्स क्रेडिट और डायरेक्ट अलाउंसेस जो है टैक्स क्रेडिट अगले में पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक है टैक्स एग्जम्पशंस एंड कंसेशन। तो ये एक स्टैचुरी वो 41 से लेके 55 तक एक एक हम सेक्शन इसको देख लेंगे और उसके बाद फिर हमारे शेड्यूल शुरू होंगे। सेकंड शेड्यूल है, सेकंड शेड्यूल के 4 पार्ट हैं। पहला पार्ट डिफरेंट क्लास ऑफ इनकम को और पर्सन और टेरिटरी को है, दूसरा रिडक्शन ऑफ रेट है, पार्ट 2 जो है, पार्ट 3 रिड्यूस लाइबिलिटी है, पार्ट 4 है कि उसका ऑपरेशन ही सेक्शन का या टोटल लॉ का किन चीज़ों पे, किन पर्सन पे या क्लासेस ऑफ पर्सन पे या इनकम पे या क्लासेस ऑफ इनकम पे अप्लीकेबल है। क्लियर? तो पहले हम देखते हैं कि पहला सेक्शन 41 जो है वो क्या है। तो उसके मुताबिक एग्जम्पशन है, ये एग्रीकल्चर इनकम है, ड्राई बाई ए पर्सन शैल बी एग्जाम्ड फ्रॉम टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस। इवन अदरवाइज भी एग्रीकल्चर टैक्स जो है, एग्रीकल्चर इनकम जो है, ये सब्जेक्ट मैटर ऑफ फेडरेशन का नहीं है, प्रोविंसेस का है। तो इसमें अगर फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट देखें तो इसके स्कोप में नहीं है, लेकिन ये इसको हम कर नॉन लाइबिलिटी ही केस कहते हैं। इसमें एग्जाम्पशन ना भी देते तो इवन देन भी आपकी ये अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इसमें एग्रीकल्चर टैक्स लगता है और स्कोप ऑफ प्रोविंस है, यहाँ ये इसकी लगने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन उन्होंने आगे एक रूल भी दिया हुआ है कि अगर किसी और लॉ में या कहीं एग्जम्पशन दी हुई है तो इनकम टैक्स में एग्जम्पशन नहीं होगी अनलेस ये भी उसको दे। तो उसको एज ए प्रिकॉशनरी मेजर उन्होंने एग्रीकल्चर इनकम को इधर भी लिख दिया। और दूसरा इसलिए भी ज़रूरी था कि हर चीज़ को ही एग्रीकल्चर इनकम ना समझा जाए, तो उन्होंने एग्रीकल्चर इनकम का स्कोप भी डिफाइन कर दिया कि एग्रीकल्चर इनकम में क्या चीज़ होगी, क्या एग्जेम्प्ट होगी और क्या नहीं होगी। तो इसलिए इसको डिफाइन भी इधर कर दिया और डिफाइन करके साथ एग्जम्पशन भी दे दी। लेकिन आर्टिकल फेडरल लेजिस्लेटर में एग्रीकल्चर इनकम स्कोप जो है वो प्रोविंसेस का है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ है। फेडरेशन इस इनकम इसके तहत इसमें टैक्सेशन नहीं लगा सकती। तो इसके प्रोविजन को इंटरप्रेट करने से पहले इसके रेलेवेंट लॉ एग्रीकल्चर के इनकम टैक्स के एक सेक्शन 41 है, एक सेक्शन आपका 113 है। 13 में भी उन्होंने कहा कि अगर आप डिक्लेयर डीम्ड इनकम भी ट्रीट हो सकती है। अगर आपने एग्रीकल्चर टैक्स नहीं दिया तो जितना एग्रीकल्चर बनता है टैक्स उस पर, उसके अकॉर्डिंगली उससे अबाव जितनी आप डिक्लेयर करेंगे तो वो अकॉर्डिंगली आपकी टैक्सेशन में होगी। इसी तरह ये वाला सेक्शन एग्जम्पशन का है। तो इसके साथ ही एक रूल है 11 रूल। अगर आप एग्रीकल्चर काम करते हैं उसके बाद आपने फ्लोर मिल लगा ली है, पार्शली आपने जो रॉ मटीरियल है खुद ही प्रोड्यूस किया है वो एग्जेम्प्ट है, तो उसको वहाँ कैसे ट्रीट करेंगे। तो वहाँ उसका तरीके का रूल 11 देखें। तो रूल 11 के लिए ताकि उस इंडस्ट्री को जिसमें अगर आपकी अपनी ही फ्लोर मिल है, अपनी ही गंदम है, कल्टीवेट करते हैं और यूज़ करते हैं, तो यहाँ तो एग्जेम्प्ट है, तो आप अपने में आपकी क्योंकि वहाँ टैक्सेशन हो जाएगी, फ्लोर मिल तो इनकम टैक्स होगी, तो उसमें यहाँ इसका कैसे बेनिफिट लिया जाए। तो क्या यहाँ वाले एक्सपेंस उधर डाले जाएँ, तो उसकी वैल्यू डाली जाए या क्या दिया जाए, तो उसके रूल दिया गया है। रूल में ये है कि जो इसकी मार्केट वैल्यू होगी आपकी प्रोडक्ट की गंदम में बाहर बेचें जो, तो वहाँ इवन दो वो कास्ट उसकी कम है, वो उसकी प्रोडक्शन कास्ट या कल्टीवेशन काम कम है, तो उसकी वहाँ जो रॉ मटीरियल होगा वो मार्केट वैल्यू पे ले लिया जाएगा। और मार्केट वैल्यू पे लेंगे तो एक्सपेंस ज़्यादा हो जाएंगे, तो उतना उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा तो टैक्स कम हो जाएगा। तो इसलिए मार्केट वैल्यू जो उसकी या फेयर वैल्यू उसकी प्रोडक्ट की, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की होगी, वो दैट विल बी ट्रीटेड एज ए कास्ट ऑफ दैट मटीरियल फॉर द पर्पज ऑफ दैट मिल। तो वो दे के वहाँ एज अकाउंट फॉर इंस्टेड ऑफ कास्ट ऑफ दैट वो मार्केट वैल्यू ले ली जाएगी और उतना कास्ट बढ़ जाएगी और प्रॉफिट कम हो जाएगा और टैक्स अकॉर्डिंगली कम हो जाएगा।
और जो बेनिफिट ऑफ एग्जम्पशन है ये एग्रीकल्चर इनकम का, वो उसको मिल जाएगा इनडायरेक्टली। तो एग्रीकल्चर इनकम ये वाला है, अप्लाई टू पर्सन हु कल्टीवेट रिसीव एग्रीकल्चर एज ए रेंट इन काइंड हु यूजेज द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज रिसीव एज ए रॉ मटेरियल इन द बिजनेस द इनकम फ्रॉम विच इज चार्जेबल टैक्स अंडर द हेड फ्रॉम इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस वो इनकम चार्जेबल होगी तो उतना वो रॉ मटेरियल की फिर मार्केट वैल्यू आगे लेके होगी। In determining amount of income of a person to whom this section apply, market value of any agriculture produce raised or raised in kind and used as a raw material in the person shall be allowed as a deduction। उसको डिडक्शन दे दी जाएगी। तो और फिर मार्केट वैल्यू क्या है, वो उसी तरह जो ऑर्डनरी आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन में मार्केट में बेचें तो उस चीज़ में जो डिटरमिन होगी तो वो वाली फिर मार्केट वैल्यू होगी। क्लियर जी? जो कास्ट और फेयर मार्केट वैल्यू का डिफरेंस होगा उसको वो अपनी रिटर्न में एग्जाम्पट में भी डिक्लेयर भी करेगा क्या? जो कास्ट का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की और जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो उसने एज अ इनपुट लिया उसका। अब जब आप फ्लोर मिल चलाएंगे तो फ्लोर मिल में एक तो आपकी सेल होगी, वो सेल को आप कहेंगे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया। वैसे आप मार्केट से खरीदते हैं, लोगों से खरीदी तो एक आपने उतनी कास्ट डाल दी। अब जो आपने खुद प्रोड्यूस की है तो वो तो आप अपने आप को बेच तो सकते नहीं। तो आप अगर आप खुद प्रोड्यूस की, आपकी फ्लोर मिल की अपनी ही ज़मीन है तो उसने तो उस पर लगाया, लेबर लगी है, सीड लगा है, पानी लगा है, तो वो कास्ट है। कास्ट सपोज उसकी 100 रुपये आई है एक मन की, लेकिन इधर कास्ट लेगा तो फिर तो प्रॉफिट पूरा का पूरा चार्ज हो जाएगा। अब फिर मार्केट वो मार्केट में वो 100 रुपये आपकी कास्ट है उस चीज़ को बेचे तो वहाँ बिकती है 200 की, तो आपने 200 ले लेना है कास्ट में। रॉ मटेरियल परचेज 200, 100 की बजाय कितना ले लिया, 200 ले लिया, तो 100 से आपकी प्रॉफिट कम हो गया ना। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो 100 और 200 का डिफरेंस मैंने ले लिया उसको भी तो बुक्स ऑफ अकाउंट में जो है तो मेरा मुनाफा ही ना, लेकिन वो एग्जाम्प्ट एग्रीकल्चर का मुनाफा है। हाँ एग्रीकल्चर का है तो एग्रीकल्चर उसको आपको डिडक्शन आप लेके गवर्नमेंट को पे करूंगा। नहीं सुन ले बात लॉ में होता है कि अलाउंसेज आपको दे दी जाती, ये समझ रहे आपको अलाउंसेज 100 रुपये का और दे दिया। आप जैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करेंगे तो डिफरेंशियल आप एज ए अलाउंसेज और डाल लेंगे, उतना रिड्यूस कर लेंगे अपना प्रॉफिट, रिड्यूस करके फिर टैक्स चार्ज कर देंगे, रखेंगे उसी तरह ही जो कास्ट है ज़मीन की ये वगैरह वगैरह। जब आप कैलकुलेट करेंगे अपनी इनकम के बाद आपने टैक्स कैलकुलेट करना है तो इनकम को उतने से कम कर लेंगे, मार्केट वैल्यू और उसके डिफरेंस से कास्ट से उतनी इनकम कम करके कम टैक्स लग जाएगा। फिर प्रॉफिट में से ऐसे चले हैं एडजस्टिंग एंट्री डाल लेंगे, एडजस्टिंग एंट्री डाल लेंगे। जैसे एडवर्टाइजिंग में आपने 2 लाख की इनकर की है तो वो कहते हैं 120% अलाउबल है, तो 20% अबाव तो आपने इनकर नहीं किया तो वो आपको अलाउंसेस मिलता है, स्टैचुटरी अलाउंसेस। ये भी आपको एक स्टैचुटरी अलाउंसेस है ड्यू टू एग्जम्पशन की वजह से। लेकिन ये पोर्शन फिर एग्रीकल्चर इनकम से निकल जाएगा क्या? अलाउंस के तौर पे मुझे मिल गया एज ए फ्लोर मिल। अब फ्लोर मिल में 2 चीज़ें हैं ना, एक वो रॉ मटेरियल है जो आप लोगों से खरीदते हैं, वो तो पूरी उसने पैसे दिए आपने खरीद लिया। अब एक अपना खुद लैंड आपने यूज़ की अपनी, वो एग्रीकल्चर इनकम तो टैक्सेबल नहीं होगी ना। एग्रीकल्चर तो है ही एग्जाम्प्ट। अगर आप थर्ड पार्टी को बेचा तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आएगी, कास्ट निकलेगी, प्रॉफिट आएगा तो वो तो एग्जाम्प्ट। एक आपने खुद यूज़ कर लिया, अब खुद यूज़ किया है तो ये यूज़ या तो आप सेल में रिकॉर्ड करें इसको तो कास्ट डालें तो डिफरेंशियल को एग्जाम्प्ट करें। एक ये है कि रॉ मटेरियल की जो कास्ट है उसको आप बढ़ा लें, बस जितना यूज़ किया है उतना अलाउंसेस ले लें बस, या सेल की वैल्यू मार्केट वाली ले लें, इधर वही रहने दें और डिफरेंशियल आपका डिफरेंशियल पे टैक्स ना दें, या उतना कास्ट बढ़ा दें वही, या सेल दे के ले लें डिफरेंशियल पे टैक्स उसको एग्जाम्प्ट कर लें, या उतनी कास्ट बढ़ा लें। हाँ कास्ट बढ़ा लें तो प्रॉफिट कम हो गया, या पूरा ही लिख लें इधर नीचे जब आपका प्रॉफिट आए प्रॉफिट में से उतना कम कर लें तो फिर उस पर टैक्स कैलकुलेट कर लें। तो डिफरेंट तरीके जैसे भी करें, अल्टीमेटली ये है कि आपने इनकम वाला उतनी अमाउंट से जो डिफरेंशियल उसने कम करके टैक्स चार्ज करना है ताकि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स ना हो जाए, जो एग्जाम्प्ट है उस पे ना टैक्स हो जाए। अदरवाइज वो टैक्सेबल है ना। जो आपने आटा बेचा है आटे के अंदर उसकी वैल्यू शामिल है ना गंदम की, गंदम तो इधर से आई है तो सेल तो पूरी बुक हो गई। अब अगर ये कास्ट रखेंगे तो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स हो गई ना, तो इसलिए उसकी कास्ट बढ़ा लेंगे उतनी तो फिर वो टैक्स नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए रूल ये पार्टली एग्रीकल्चर और पार्टली नॉन एग्रीकल्चर हो तो इसके लिए ये रूल दिया गया है। तो अब हम एग्रीकल्चर इनकम को देख लेते हैं। तो एग्रीकल्चर इनकम जो है वो एग्जाम्प्ट है, ड्राइव बाय एग्जाम्प्ट अंडर द ऑर्डिनेंस दिस इन दिस सेक्शन
एग्रीकल्चर इनकम मीन्स सबसे पहले इसमें रेंट रेवेन्यू ड्राइव्ड बाय ए पर्सन फ्रॉम लैंड विच इज़ सिचुएटेड इन पाकिस्तान एंड इज़ यूज फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, इसमें ये रेंट भी है और रेवेन्यू भी है। रेवेन्यू है कि जब खुद प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस करके और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आप सेल करते हैं तो वो रेवेन्यू होता है। रेंट होता है आप किराए पे दे दें, ठीक है ना, किराए पे दे दें तो एग्रीकल्चर लैंड जो है उसका आप रेंट दें, रेंट भी एग्जाम्प्ट है। अगर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके बेचें तो वो भी एग्जाम्प्ट है, लेकिन उसका रिलेशनशिप किससे हो, लैंड से हो। लैंड से रेवेन्यू आएगा या लैंड से रेंट होगा तो वो एग्जाम्प्ट होगी। एवरी काइंड ऑफ लैंड नहीं, आगे फिर उसके साथ कमर्शियल यहाँ रेंट लें आप, रेवेन्यू लें तो वो नहीं होगा, वो प्रॉपर्टी वाला होगा। यहाँ क्या है, विच इज सिचुएटेड इन पाकिस्तान एंड यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, ये कंडीशन भी दूरी। कमर्शियल पर्पज के लिए या घर में रहते हैं उसका रेंट है तो वो इसमें नहीं है कि वो एग्रीकल्चर वो रेंट हो या रेवेन्यू हो और लैंड से हो और पाकिस्तान में सिचुएटेड हो, आउटसाइड पाकिस्तान टेरिटरी हो, वो नहीं। एंड यूज फॉर द, आखिरी इंपॉर्टेंट है, एंड यूज फॉर द पर्पज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पर्पज जो है उसके लिए यूज़ करते हो और उस यूज़ से जो आपकी प्रोडक्ट हो या रेंट में आप एग्रीकल्चर, आपकी एग्रीकल्चर लैंड है जो फॉर द पर्पज ऑफ एग्रीकल्चर यूज़ होती है उसको आप रेंट पे दे दें, उसका रेंट फिर आए तो वो फिर एग्जाम्प्ट है। या फिर आप खुद एग्रीकल्चर लैंड जो है खुद यूज़ करें, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें और बेचें, उसका रेवेन्यू आए तो वो वाला जो है इसमें आएगा। उसके बाद इनकम ड्राइव बाय पर्सन फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन फ्रॉम एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस, ये कल्टीवेटर है, कोई कल्टीवेटर खुद भी आप एज ए ओनर हो सकते हैं, थर्ड पार्टी भी हो सकती है। कल्टीवेटर हो या रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड हो, या आप जैसे किसी को पार्टनरशिप पे लैंड देते हैं कि आप इसकी कल्टीवेशन करें तो इसमें से इतना पोर्शन प्रोड्यूस का आपका होगा, इतना मेरा होगा, तो वो उसको हम कहते हैं रिसीवर इन काइंड। तो आप जब प्रोडक्ट को आपस में शेयरिंग करेंगे तो कल्टीवेशन के एवज वो आपसे प्रोडक्ट ले लेगा तो वो कल्टीवेटर इन काइंड, रेवेन्यू इन काइंड हो जाएगा। तो काइंड ऑफ एनी प्रोसेस ऑर्डरली एम्प्लॉयड बाय सच पर्सन टू रेंडर द प्रोड्यूस रेज आर रिसीव बाय पर्सन फिट टू बी टेकन टू मार्केट, जो एग्रीकल्चर प्रोसेस है उस हद तक। उसके बाद अगर कोई मैकेनिकल या इंडस्ट्रियल प्रोसेस है वो नहीं, जो फिट फॉर मार्केट वो प्रोडक्ट बने, वो प्रोसेस तक जो काम होगा वो एग्रीकल्चर प्रोसेस होगा। तो रेंट इन काइंड जो मिलेगा उसको उसके अंगेज प्रोड्यूस मिलेगी तो वो एग्जेम्प्ट होगी। इस तरह सेल ऑफ कल्टीवेटर रिसीवर इन काइंड ऑफ द प्रोड्यूस, वो अगर प्रोड्यूस बेचता है तो वो भी, या वो कुछ लेता है उसके एवज, उस प्रोसेस के एवज, तो वो भी। रेंट भी आप समझ रहे हैं, रेंट भी, रेवेन्यू भी, कल्टीवेटर का इन काइंड भी जो प्रोड्यूस आएगी, ये सब कुछ जो है एग्रीकल्चर ट्रीट होगा। इसके बाद आगे बिल्डिंग का कंसेप्ट है कि जो वहाँ बिल्डिंग होगी नियर उसी विसिनिटी में होगी, ड्वेलिंग हाउस एज इस्तेमाल होगी या स्टोर होगी या उसी विसिनिटी में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए, तो उस बिल्डिंग का भी रेंट होगा या रेवेन्यू बिल्डिंग से आएगा तो वो भी इसमें होगा। इसमें जो रेंट हो गया, रेवेन्यू हो गया, इन काइंड कल्टीवेटर की रिम्यूनरेशन होगी, एग्रीकल्चर प्रोसेस की होगी, उसके बाद आपकी सेल ऑफ प्रोड्यूस की भी होगी, उसके बाद जो बिल्डिंग है वहाँ उस विसिनिटी में जो एज ए स्टोर या उसके पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो रही है तो उससे जो आएगी उसको भी हम एग्रीकल्चर लिख सकते हैं। अपने वाली करते हैं तो ये आखिरी में आ गया ना, any building occupied by the cultivator or receiver of in kind of any land in respect of which or the produce of which any operation specified in subsection is carried out। एक नीचे वाला है but only where building is on ये उसकी condition, but only where the building is on or in the immediate vicinity of the land and is a building which the receiver or rent or revenue or cultivator or सारे इसमें आ गए। Rent of kind by the region of person connection with the land require as a dwelling house, store house or out building। तो ये इस पर्पज़ के लिए वो बिल्डिंग इस्तेमाल होगी तो फिर होगी। अब अदरवाइज अपना अगर आप कोल्ड स्टोरेज बनाते हैं तो वो फिर पहले वाला कि उसका प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू एग्जाम्प्ट होगी, बाकी आपका जो लेंगे उसमें से लेस होगी। लेकिन एग्रीकल्चर अपना ही है, इस तरह का हाउस है तो फिर उसमें आप एग्जम्पशन ले सकते हैं। लेकिन वो कमर्शियल होगा तो वो फ्लोर मिल की तरह ट्रीट ही होगा, जैसे मैंने पहले बताया कि जो आप खुद प्रोड्यूस करते हैं उसकी मार्केट वैल्यू एज ए कास्ट ले दी जाएगी और उसके मुताबिक वो होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये विद रिगार्ड टू एग्रीकल्चर इनकम। अब इसके बाद है डिप्लोमेटिक एंड यूनाइटेड नेशन एग्जम्पशन। तो इनकम इसमें 3 किस्म की है
यूनाइटेड नेशन की है, ये जो कौंसलेट इसके प्रिविलेज एक्ट है, या इसकी ये यूनाइटेड नेशन की है, या और कोई फॉरेन यूनाइटेड नेशन की एम्प्लॉयमेंट की सैलरी है। तो ये सारे जो बेनिफिट इन एक्ट के तहत हैं, जैसे पहले मैंने कहा कि जो एग्जम्पशन देनी है अगर किसी और एक्ट में है तो इस एक्ट में यहाँ ऑर्डिनेंस में पहले लिखे जाएंगी तो वो एग्जम्पशन होगी। तो इसमें द इनकम ऑफ ए इंडिविजुअल इंटाइटल्ड टू प्रिविलेज अंडर द डिप्लोमेटिक एंड काउंसलर प्रिविलेज एक्ट 1972 शैल बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस टू द एक्सटेंट प्रोवाइडेड फॉर इन दैट एक्ट। उस एक्ट में 72 वाले में जो एग्जम्पशन कंसेशन किसी कौंसलेट को डिप्लोमेट को वो दिए हुए हैं वही वाले एग्जम्पशन कंसेशन इस एक्ट हमारे वाले ऑर्डिनेंस के तहत उसके अकॉर्डिंग होंगे। इस तरह इनकम ऑफ इंडिविजुअल इंटाइटल्ड टू अंडर द यूनाइटेड नेशन प्रिविलेज एंड इम्यूनिटी एक्ट 1948 शैल बी एग्जाम्प्ट अंडर दिस ऑर्डिनेंस टू द एक्सटेंट प्रोवाइडेड इन दैट एक्ट। इसी तरह इस एक्ट के तहत इम्यूनिटी एक्ट जो है यूनाइटेड नेशन का, तो उसके तहत जिसको होंगे उसके अकॉर्डिंगली वो भी होंगे। इस तरह एनी पर्सन रिसीव्ड बाय एनी पेंशन रिसीव्ड बाय ए पर्सन बीइंग सिटीजन ऑफ पाकिस्तान बाय वर्च्यू ऑफ पर्सन फार्मर एम्प्लॉयमेंट इन द यूनाइटेड नेशन और इट्स स्पेशलाइज्ड एजेंसी इंक्लूडिंग द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस प्रोवाइडेड द पर्सन सैलरी फ्रॉम सच एम्प्लॉयमेंट वाज एग्जम्प्ट फ्रॉम दिस ऑर्डिनेंस। अगर आपके पाकिस्तानी सिटीजन है, फॉरेन यूनाइटेड नेशन की कोई एजेंसी है या ख़ुद है वहाँ एम्प्लॉयमेंट की है और उस एम्प्लॉयमेंट के बाद उसको वहाँ से पेंशन मिलती है तो वो भी एग्जम्प्ट होगी। इसके बाद फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एनी सैलरी रिसीव्ड बाय एम्प्लॉई ऑफ ए फॉरेन गवर्नमेंट एज ए रेम्युनरेशन फॉर रेंडरिंग टू सच गवर्नमेंट शैल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस प्रोवाइडेड। ये कंडीशंस है। नंबर 1 है कि एम्प्लॉई इज ए सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री एंड नॉट ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, कि बाहर का ही बंदा हो, फॉरेन गवर्नमेंट से ही लेता हो, पाकिस्तानी ना हो। उस सर्विसेज परफॉर्म बाय द एम्प्लॉई आर ऑफ ए करेक्टर ऑफ सिमिलर टू दोज परफॉर्म बाय एम्प्लॉई ऑफ फेडरल गवर्नमेंट इन द फॉरेन कंट्री। उसने जो सर्विसेज दी हो फॉरेन गवर्नमेंट को उसी तरह हो, वही बेनिफिट जो है पाकिस्तानी फेडरल गवर्नमेंट का भी बंदा अगर फॉरेन में काम करता हो तो वहाँ भी उसको भी वही कंसेशन मिलते हो, तो फिर इस फॉरेन नेशनल को फॉरेन गवर्नमेंट से जो सैलरी आएगी और फॉरेनर होगा तो वही बेनिफिट दिए जाएंगे। फॉरेन गवर्नमेंट ग्रांट्स as similar exemption to the employee of federal government for performing similar services in such foreign government। तो पाकिस्तानी को उसी तरह ही फॉरेन में वही बेनिफिट हों तो इधर हों तो फिर उसको मिलेगी। उसके बाद एग्जम्पशन अंडर इंटरनेशनल एग्रीमेंट, ये ट्रीटी शीटी जो है अगर वो उस ट्रीटी के तहत उस पर टैक्स नहीं हो सकता तो फिर नहीं होगा, तो या जो भी उसमें कॉन्ट्रैक्ट है या दूसरी चीज़ें हैं तो उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटी प्रिवेल करती है ऑर्डिनेंस में, इसलिए यहाँ उनको प्रोटेक्शन दी गई है कि जो ट्रीटी है दो मुल्कों की तो उसके मुताबिक कहाँ टैक्सेशन होनी है, कितनी होनी, कैसे होनी, तो ट्रीटी प्रिवेल करेगी, उसके प्रोविजन के तहत चलेगी। तो एनी पाकिस्तानी सोर्स इनकम विच पाकिस्तान इज नॉट परमिटेड टू टैक्स अंडर ए टैक्स ट्रीटी शैल बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम द टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस। वो ट्रीटी के तहत अगर पाकिस्तान उसको टैक्स नहीं कर सकता, उस या कनाडा पाकिस्तान की है तो ट्रीटी में अगर कनाडा में टैक्स होगी वहाँ पे करेगा, यहाँ नहीं होगी तो फिर पाकिस्तान वहाँ वो एग्जाम्प्ट होगी, यहाँ टैक्सेशन नहीं होगी। इधर सैलरी रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल नॉट बीइंग ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान शैल बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस टू द एक्सटेंट प्रोवाइडेड फॉर एड एग्रीमेंट between the federal government and foreign government or public international agency। तो अगर बाहर से कोई फंडिंग शंडिंग ऐड आई है उसमें लिखा हुआ है कि फॉरेन गवर्नमेंट के लोग काम करेंगे पाकिस्तान में या बाहर या जैसे भी है तो उनकी सैलरी शैलरी या जो भी उनको बेनिफिट दिए जाएंगे वो एग्जाम्प्ट होंगे, तो ऐड प्रोग्राम के तहत जो होंगे इवन दो उस फॉरेन ऐड में से उसको दिए जाएँ तो वो फिर उसको एग्जाम्प्ट होंगे। आगे कंडीशन है द इंडिविजुअल is either not a resident individual or a resident individual solely for the reason performing service under the act, उसके तहत वो सर्विस रेंडर कर रहा हो। दूसरा एड एग्रीमेंट इज दिस फॉरेन कंट्री द इंडिविजुअल इज सिटीजन ऑफ दैट कंट्री एंड सैलरी इज पेड बाय द फॉरेन गवर्नमेंट और पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आउट ऑफ द फंड और ग्रांट रिलीज एज एड टू पाकिस्तान इन परसुएंट ऑफ सच एग्रीमेंट। उसके तहत एड शैड उसको जो ग्रांट दी हो तो वो सर्विस उसके रिलेशन से हो, फॉरनर हो दे रहा हो तो फिर उसको एग्जाम्प्ट होगी। ये कॉन्सुलेट कंसल्टेंट एक्सपर्ट ये भी उसी तरह की कंडीशन है। एनी पर्सन एनी इनकम रिसीव्ड बाय पर्सन नॉट बीइंग सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंगेज एज ए कॉन्ट्रैक्टर कंसल्टेंट और एक्सपर्ट ऑन ए प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान शैल बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस टू द एक्सटेंट प्रोवाइडेड फॉर इन द बायलैटरल और मल्टीलेटरल टेक्निकल असिस्टेंट एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ
Pakistan, federal government and foreign government or public international organization where project is financed out of the grant fund in accordance with the agreement. Person is either a non-resident person or a resident person solely for the reason of performance or service under the agreement, and income is paid out of the fund of the grant in pursuant of the agreement. वही वाली है ये आपका कंसल्टेंट एक्सपर्ट जो है कॉन्ट्रैक्टर उनके लिए, जैसे वो अम्प्लाई के लिए थी। उसके बाद ये प्रेसिडेंट ने कोई अवार्ड शवार्ड दिया है किसी को, तो अलाउंसेस अटैच टू द ऑनर अवार्ड, मेडिकल अवार्ड टू ए पर्सन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान शैल बी एग्जेम्प्ट अंडर द ऑर्डिनेंस। एनी मॉनेटरी अवार्ड ग्रांटेड टू ए पर्सन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस। इस तरह प्रॉफिट ऑन डेट है, ये अवार्ड जब जितने भी हैं जो प्रेसिडेंट के वो एग्जेम्प्ट होंगे। तो प्रॉफिट ऑन डेट ये स्पेसिफिक कंडीशन में की सिचुएशन में प्रॉफिट ऑन डेट जो है ये स्टैचुटरी एग्जाम्पशन है। वैसे वहाँ शेड्यूल एग्जाम्पशन भी है वहाँ, लेकिन ये स्पेसिफिक यहाँ वाली है। तो प्रॉफिट रिसीव्ड बाई ए नॉन रेजिडेंट पर्सन ऑन ए सिक्योरिटी इशूड बाई ए रेजिडेंट पर्सन शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस वेयर। तो ये सिक्योरिटी अगर रेजिडेंट पर्सन है यहाँ का, वो इंडिविजुअल हो सकता है, कंपनी हो सकती है, एओपी हो सकती है, गवर्नमेंट हो सकती है, यहाँ जिसने भी वो सिक्योरिटी इशू की हैं तो वो उस पर जो प्रॉफिट ऑन डेट होगा वो एग्जाम्प्ट होगा, प्रोवाइडेड कि ये कंडीशन फुलफिल हो। इसमें है कि वो फॉरेन में हो, वहाँ पब्लिक इशू हो। तो पर्सनस आर नॉट एसोसिएट, कि जो प्रॉफिट ऑन डेट ले रहा है सिक्योरिटी से वो और जो इशूइंग है दोनों आपस में उसकी एसोसिएशन ना हो, आपस में पार्टनर ना हो, डायरेक्टर ना हो, कंट्रोल ना हो, ओनरशिप का ही कामन ना हो। तो जो एसोसिएशन के कंसेप्ट हैं उसमें वो फॉल ना करते हो। सिक्योरिटी वाज वाइडली इशूड बाय द रेजिडेंट पर्सन आउटसाइड पाकिस्तान फॉर द पर्पज ऑफ रेजिंग अ फंड आउटसाइड पाकिस्तान फॉर यूज इन बिजनेस कैरीड ऑन बाय द पर्सन इन पाकिस्तान। यहाँ बिजनेस करना जैसे कंपनियाँ स्टॉक शेयर्स बॉन्ड दुनिया बाहर इशू कर देती हैं, सर्कुलेट होती हैं, तो उससे उन सिक्योरिटी पे या उन पे जो है वो फिर जो प्रॉफिट ऑन डेट होगा जिसमें से फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान में आती है तो यहाँ बिजनेस आगे स्मूथली ऑपरेट होता है। उसके बाद प्रॉफिट वाज पेड आउटसाइड पाकिस्तान, बाहर ही उस पर प्रॉफिट दिया, सिक्योरिटी इशू की वहाँ से वाइडली सर्कुलेट हो वहीं प्रॉफिट ऑन डेट दिया जाए। एंड सिक्योरिटी इज अप्रूव बाय द बोर्ड फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, और अप्रूवल भी उसकी हो। जस्ट ऐसे ही नहीं प्रॉफिट ऑन एग्जाम्प्ट होगा, बोर्ड भी अप्रूवल दे, बाहर पेमेंट हो, वाइडली बाहर सर्कुलेट हो, और तो फिर वो एग्जाम्प्ट होगी, फिर सब्जेक्ट टू दैट। उसके बाद स्कॉलरशिप, एनी स्कॉलरशिप ग्रांटेड टू ए पर्सन टू मीट द कॉस्ट ऑफ पर्सन एजुकेशन शैल बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर द ऑर्डिनेंस अदर देन वेयर द स्कॉलरशिप इज पेड डायरेक्टली एंड डायरेक्टली बाई एसोसिएट। एसोसिएट है जिसको स्कॉलर दिया और जो दे रहा है आपस में कोई रिलेशन है, वो वही वाला जो कंट्रोल का, ऑनरशिप का, तो उस सिचुएशन में वो नहीं होगा, तो अदरवाइज फिर वो स्कॉलरशिप ही दिया जाएगा। तो सपोर्ट पेमेंट अंडर एग्रीमेंट टू लेबर पार्ट, को स्पाउस को कोई आप लेबर पार्ट के लिए सेपरेट के लिए कोई सपोर्ट करते हैं तो वो भी होगा। एनी इनकम रिसीव्ड बाय ए स्पाउस एज ए सपोर्ट पेमेंट अंडर द एग्रीमेंट टू लेबर पार्ट शैल बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस। फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 49, इसमें 165A आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का भी है, तो दोनों को मिला के हम दे सकते हैं। फेडरल गवर्नमेंट की जितनी भी इनकम्स होंगी वो तो सारी एग्जाम्प्ट है, लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उसकी सर्टन इनकम जो जैसे लोकल अथॉरिटी हैं या इस तरह की हैं तो उसके रेलेवेंट विद होल्डिंग की है। पहले हम पढ़ लें फिर क्वेश्चन करें। हाँ पिछले 48 जो है, खावन ने तलाक दे दी बीवी को और 2 लाख रुपया महीना दिया उसको, बस जितने भी पैसे देगा वो एग्जाम्प्ट। सवाल ये है, बीवी को 2 लाख रुपया हो गया एग्जाम्प्ट, खावन 2 लाख रुपया महीना दे रहा है, उसको एग्जाम्पशन मिलेगी? नहीं, जिसको दे रहा है बस उसी की है, जो रिसिपिएंट है। ये तो नहीं वो कितों कमा रहा है, पता नहीं क्या काम कर रहा है वो अपना टैक्स देगा, टैक्स में से देना दोनों। हाँ, एनी इनकम देना, एनी इनकम आगे क्या लिखा है? रिसीव्ड इनकम किसकी बन रही है, पेयर की या रिसिपिएंट की? देने वाले दी इनकम देने ये तो लैन वाले दी, देने वाला तो बेचारे इनकम घट रही होती, उसका तो एक्सपेंडिचर हो रहा है, एक्सपेंडिचर अलावा है कि नहीं वो एक बात है। ठीक, मतलब तलाक ही है या वैसे सेपरेट लिविंग है? जो वो तलाक से भी वैसे भी अलहदा हो जाए, जैसे अलहदगी ले ली हुई उसने, खुला करके अलहदगी कर ली, तो साथ घर तलाक क्योंकि लिखा नहीं हुआ कि डिवोर्स लिखा होता तो फिर हम वो उसको लेते। पहले हमने कहा स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन होती है लैंग्वेज की, तो इसलिए हम इसमें तलाक लिव अपार्ट अलहदा रहना, अपार्ट का मतलब अलहदा, अलहदा हो सकता है, दो बीवियों मैं अलहदा रहना तू अलहदा,
ठीक है, तो 4 बीवियां और 4 घर रहा मैं क्या लहदा रहांगी ये नाल नहीं रहांगी। वैसे लेवा पार्ट का मतलब है खामन से लहदा रहना है, फैमिली से या दूसरी वाइफ से नहीं है। ये तो सेपरेशन का कोई डॉक्यूमेंट होगा, अगर जब ये तब एग्जाम्प्ट होगी, मतलब कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। एफिडेविट भी ऐसे डॉक्यूमेंट होता है। एफिडेविट आप कोई काम जिसका एविडेंस ना हो, अगर एफिडेविट आप लिख दें कि ये मैं आई सोलमनली हियर बाय डिक्लेयर फ्रॉम, मैं ये हूँ, ये मेरी बीवी है, ये रेवो पार्ट हमने एग्रीमेंट कर लिया। एग्रीमेंट भी तो लिखा हुआ है यहाँ के, था नहीं क्या लिखे? तो अब डॉक्यूमेंट बन गया कि नहीं? एग्रीमेंट ले तो एग्रीमेंट वर्बल भी वैसे हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत वर्बल ही हो सकता है, तो वर्बल भी हो सकता है, इन राइटिंग भी हो सकता है। इसमें लिखा हुआ है एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट इन राइटिंग नहीं है, ठीक है। राइटिंग होता तो फिर इन राइटिंग ही होना था। फिर इसमें ये भी नहीं लिखा कि रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो लिखा होता तो रजिस्टर्ड होना था। ये वाइट मनी से ही जाएगा, एक्सपेंडिचर नहीं अलाउ होगा। नहीं वो तो मर्जी, वाइट तो ब्लैक दे वो उसकी हेडक है, ये भी कंडीशन नहीं है। वो पूछेंगे, मेरी जो वेल्थ में मार्जिन डिक्लेयर होगा वहां से जा सकता देखे ना, जहाँ से नहीं जा सकता। आप बेशक चोरी करके दे दें उसको, ठीक है ना, आप पे अलहदा टैक्सेशन है। बीवी जो ले रही है उसको नहीं पता कहाँ से लाए हैं आप। इनकम टैक्स में उसके पॉइंट ऑफ रेसिपिएंट जो है, तो वहाँ वो कहाँ से कमाता है वो बीवी ने एक्सप्लेन नहीं करना, वो खुद एक्सप्लेन करेगी कहाँ से लाया है, ठीक है। वो खुद बंदा एक्सप्लेन करेगा उसने डिडक्शन लेनी नहीं लेनी, कि उससे पूछा जा सकता है पैसे कहाँ से कमाता है भाई, तो इस पर टैक्स दिया है कि नहीं दिया है। बीवी अपना जिसके पास रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट ये बताएगी कि ये एग्रीमेंट है, उसके मुताबिक ये 5 लाख रुपया लेबर पार्ट के लिए उसने मुझे सपोर्ट दिया है, मेरी ये इनकम एग्जैम्प्ट इनकम है अंडर दिस क्लास, ठीक है। अब वो क्या कहाँ से लाया, उसने अब्बे से लिया, दादे से लिया, या कहीं से कमाया नहीं कमाया, उसकी हेडक है, वो एक्सप्लेन कर, तो बीवी ने नहीं करना, ठीक है जी। फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, इनकम ऑफ फेडरल गवर्नमेंट शैल बी एग्जैम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस। तो पहला बात है जो फेडरल गवर्नमेंट एब्सोल्युटली उसकी इनकम जो है वो सारी एग्जैम्प्ट होगी। उसके बाद जो इनकम प्रोविंशियल है ये सब्जेक्शन है। Provincial government, local government in Pakistan shall be exempt from tax under this ordinance other than income chargeable to tax under the head income from business derived by a provincial government or local government from a business carried on outside its territory jurisdiction. Business income जो होगी outside its टेरिटोरी जुरिडिक्शन को कैरी आउट होगी वो टैक्सेबल होगी, या विद इन द टेरिटरी होगी या अदर इनकम होगी अदर देन बिजनेस, वो उसकी एग्जाम्प्ट होगी। क्लियर जी, बिजनेस वाली पे कंडीशन है। उसके बाद सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 2 एनी पेमेंट रिसीव बाय द फेडरल गवर्नमेंट ए प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल शैल नॉट बी लायबल टू एनी कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स वाले वो सब्जेक्ट टू वो कह के उससे भी ये एग्जाम्पशन है फेडरल गवर्नमेंट की। वैसे भी 46A में अगर आप 46 क्लास है पार्ट 4 में, तो उसमें लिखा हुआ है फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उसमें विद होल्डिंग प्रोविजन नहीं अप्लीकेबल होंगे। यहाँ भी जी सर, ये जुरिडिक्शन एरिया इन टर्म ऑफ टैक्स है या इन टर्म ऑफ प्रोविंस है? है ये जो लिखा हुआ ना आउटसाइड इट्स जुरिडिक्शन एरिया, आप क्या समझते हैं? इट्स का क्या मतलब? इट्स का क्या मतलब? इट्स का क्या मतलब? उसका जो जान उस कौन है? जो भी डिपार्टमेंट है, नहीं इधर लिखा हुआ है ना, इधर लिखा हुआ है ना। इट रेफर किसको करता है? किधर है? ऊपर वाले की बात है? प्रोविंस का हो गया, प्रोविंस और लोकल गवर्नमेंट का। प्रोविंस का हो गया। प्रोविंस की टेरिटरी क्या होती है? पंजाब में तो पंजाब, उसकी जो डेक्शन क्या होती है? पंजाब का पता है कि नहीं? सिंध का पता है? बलोचिस्तान, KP के, वही हर एक की अपनी जुरिडिक्शन है। तेरी जुरिडिक्शन तेरा घर है, हमारा ऑफिस हमारी जुरिडिक्शन, प्रोविंस की अपनी जुरिडिक्शन, टैक्स वालों की अपनी जुरिडिक्शन जो है। टैक्स वालों की जुरिडिक्शन 3 किस्म की होती है। एक होती है टेरिटोरी एरिया वाइज, एक होती है सब्जेक्ट मैटर, एक होती है पेकुनरी। पेकुनरी होती है कि लिमिट दी होती है कि इस हद तक, इस वैल्यू तक, इस अमाउंट तक आप पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। टेरिटरी की बात आती है तो फिर वो पर्सन जंगल वाला है, उस जंगल के शेर की अपनी एक टेरिटरी, वो शहर में नहीं आता, ठीक है। तो टेरिटरी हर बंदे की, हर पर्सन की, हर एक की टेरिटरी वो एरिया वाइज भी हो सकती है। जहाँ परिंदा है उस्मानों तक उसकी टेरिटरी जाता है, जहाँ तक है उससे ऊपर नहीं जा सकता। तो टेरिटरी समुंदर में
एयर में और आपके लैंड में, यहाँ डिटरमिन एरिया भी टेरिटरी होती है या सब्जेक्ट मैटर होती है या अमाउंट या वैल्यू या फाइनेंशियल में होती है। तो यहाँ क्योंकि रेफरेंस इट्स रेफर टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं कह रहा, ना किसी अथॉरिटी उनको कह रहा है, यहाँ कह रहा है प्रोविंस को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, और वो आपकी जो है दूसरी वाली जो लोकल गवर्नमेंट उसकी तरह। लोकल गवर्नमेंट की भी अपनी, यूनियन की अपनी होती है, डिस्ट्रिक्ट की अपनी होती है, हर एक डिवीजन की अपनी होती है। उसके बाद एग्जम्पशन अंडर दिस सेक्शन shall not be available in case of a corporation, company, regulatory authority, development authority or other body institution established by or under the federal law, provincial law or an existing law or a corporation, company, regulatory authority, development authority, other body institution set up, owned, controlled either directly, indirectly by the federal government or a provincial government, regardless of ultimate destination of such income as laid down in Article 165 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan। तो जो उनकी आगे अथॉरिटी होंगी वो आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटी हो, दूसरी हो, उनकी ऑर्गेनाइजेशन हो या कॉरपोरेशन हो, कंपनी हो, जो फेडरल गवर्नमेंट ने बनाई हो, प्रोविंशियल ने बनाई हो या किसी और ने बनाई हो, वो उनकी टैक्सेशन होगी जो बिजनेस करेंगे। अल्टीमेट डेस्टिनेशन से मुराद ये है कि हो सकता है अल्टीमेटली वो गवर्नमेंट के पास ही जाए, क्योंकि गवर्नमेंट की है, होली ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो प्रॉफिट लॉस होंगे अल्टीमेटली वो गवर्नमेंट को ही जाएंगे। फेडरल गवर्नमेंट की है तो फेडरल गवर्नमेंट अथॉरिटी है तो फेडरल गवर्नमेंट को जाएंगे। प्रोविंशियल अथॉरिटी उसने बनाई हुई है कंपनी तो अल्टीमेटली उसी को जाएंगे, इवन दो ओनरशिप कंट्रोल उसी का हो, फेडरल का ही हो, लेकिन उसको एज ए इंडिपेंडेंट एंटिटी समझा जाएगा और एज ए इंडिपेंडेंट जितनी भी ये आपकी DHA, PHA, LDA ये वो उनको इंडिपेंडेंट करके उसकी टैक्सेशन कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू यहाँ उसको एग्जेप्शन नहीं दी। क्लियर जी। फॉरेन सोर्स इनकम है वे शॉर्ट टर्म रेजिडेंट इंडिविजुअल, तो इज सब्जेक्ट टू दिस सेक्शन द फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल हु इज रेजिडेंट इंडिविजुअल सोली फॉर द रीजन ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉयमेंट एंड हु इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर शैल बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस। अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए आया हुआ है, इधर रह रहा है 3 साल तक है, तो उस साल चौथे साल में इधर टैक्स पेयर हुआ है, पहले वो नॉन रेजिडेंट था, बाहर था, चौथे साल इधर आया तो चौथे साल आगे इधर रिटर्न फाइल की है, तो जो फॉरेन सोर्स वहाँ से इनकम अभी भी उसको आ रही है तो वो यहाँ फिर उसको एग्जाम्प्ट होगी उस साल में, अगले सालों में। एग्जाम्प्ट द इनकम एनी इनकम दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई, इस पे अप्लीकेबल नहीं हुआ। इनकम ड्राइव फ्रॉम ए बिजनेस ऑफ ए पर्सन एस्टैब्लिश्ड इन पाकिस्तान और फॉरेन सोर्स इनकम ब्रॉट इनटू और रिसीव्ड इन पाकिस्तान बाय ए पर्सन, यहाँ अगर आएगी तो फिर नहीं, अदरवाइज सिचुएशन में वो फिर उस फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ ए रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट, तो ए फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम ड्राइव बाय स्टेट इन ए टैक्स ईयर हु इज़ नॉट रेजिडेंट, ये वाली वो है कि बाहर रहता हो और इधर आ जाए, इधर आके फर्स्ट ईयर में और ऑनवर्ड वो करे, तो या इधर से पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाए तो उस सिचुएशन में जिस साल में बाहर गया है उस साल में जो बाहर उसकी इनकम होगी वो टैक्सेबल नहीं होगी। चले आगे चल मिनट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 53 जो है, 53, 54 और 55। 53 ये पूरा आपका जो आगे सब शेड्यूल है, ये शेड्यूल एग्जम्पशन जो है ये स्टैचुटरी है, ये शेड्यूल के रेफरेंस से है। शेड्यूल में ये इनकम क्लासेस ऑफ इनकम पर्सन और क्लासेस ऑफ पर्सन स्पेसिफाइड इन सेकंड शेड्यूल शैल बी, ये पहले वाली है जो पार्ट 1 में जो जिसको पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल है वो ए उसको डील करता है। एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन एंड टू एक्सटेंट स्पेसिफाइड देयरइन, ये पार्ट 1 है जो सेकंड शेड्यूल का उसको ए डील करती है, पार्ट 2 जो है वो उसको बी डील करती है। सब्जेक्ट टू टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस एट सच रेट विच आर लेस देन द रेट स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल एज आर स्पेसिफाइड देयरइन, ये शेड्यूल जो है रिड्यूस रेट वाली है जो पार्ट 2 जो है आप सेकंड शेड्यूल ये उसके लिए। पार्ट 3 है अलाउ ए रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी अंडर दिस ऑर्डिनेंस सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन और टू द एक्सटेंट स्पेसिफाइड देयरइन, ये पार्ट 3 जो में जितनी भी आई हैं वो उसमें कोई 49 है जितनी वो उसको डील करती है। ये आखिरी जो 4 पार्ट है उसको डील करता है जिसमें 120 के करीब है।
the exempted from operation of any provision of this ordinance subject to any condition or to the extent specified। तो पार्ट 4 में किसी प्रोविजन की भी ये 153 नहीं अप्लीकेबल होगा, 148 नहीं अप्लीकेबल होगा, या मिनिमम टैक्स वाला 113 अप्लीकेबल नहीं होगा, या 113 वाला या 111 अप्लीकेबल नहीं होगा, या कोई और सेक्शन नहीं होंगे, या सारा लॉ ही नहीं अप्लीकेबल होगा। तो पार्ट 4 जो है मोर इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट ये आगे है कोई इसमें एडिशन डिलीशन शेड्यूल में करनी है तो ये इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी फेडरल मिनिस्टर ने चार्ज उसकी अप्रूवल शूल लेके तो फिर ये की जा सकती। फर्दर जो भी हो जाए फिर अगली जो भी मीटिंग आएगी असेंबली की उसमें प्लेस करके उसको अप्रूव करें। ये इसमें कोई ओमिशन करनी हो, एडिशन करनी हो या अमेंडमेंट करनी हो शेड्यूल में, अगर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू विद अप्रूवल ऑफ मिनिस्टर करता है तो सब्जेक्ट वो कंडीशन जो इसमें है कि नीड है, इमरजेंसी ये वो, तो उस सिचुएशन में वो की जा सकती। आगे फिर नोटिफिकेशन जो है कौन सी कब तक अप्लीकेबल है उसके मतलब। एग्जम्पशन एंड टैक्सेशन प्रोवाइडेड इन अदर लॉज, ये भी इम्पॉर्टेंट है। किसी और लॉ में जैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट है या अभी हमने लिखा था कि वो फॉरेन गवर्नमेंट के या यूनाइटेड नेशन के एक्ट से या कोई और से, तो उन एक्ट में अगर कोई एग्जम्पशन गिवन है इवन दो वो ओवरराइडिंग हो, प्रिवेलिंग हो, वहाँ एग्जम्पशन दी हो, तो वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन पे ये अप्लीकेबल नहीं है सेक्शन। अदर देन अदर लॉ जो है अदर देन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो दे दिया हो उस पर तो वो एक्ट ही अप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन और ये जो एक्ट या ऑर्डिनेंस होते हैं ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होते हैं, उसकी बेबी हैं, उसकी प्रोडक्ट है। तो जो वो एग्जम्पशन दे देगा उस पर ये टैक्सेशन नहीं कर सकते। इसलिए अदर लॉ जो अदर कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल सब कॉन्स्टिट्यूशनल अदर लॉ हैं वहाँ अगर किसी चीज़ को एग्जम्पशन दी है तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में एग्जम्पशन इन इनकम में या पर्सन से या क्लासेस ऑफ पर्सन या इनकम या क्लासेस ऑफ इनकम को एग्जम्पशन दी है किसी और एक्ट ने या ऑर्डिनेंस ने, तो वो यहाँ होगी तो मिलेगी, इंडिपेंडेंटली वहाँ से नहीं मिलेगी। क्लियर? तो ये इसलिए सेक्शन है। इधर no provision in any other law providing for an exemption from any tax imposed under this ordinance, a reduction in rate of tax imposed under this ordinance, a reducing liability under exemption from it shall have legal effect unless also provided in this ordinance। इस ordinance में अगर also है वहाँ है ठीक है, लेकिन यहाँ होगी तो प्रोवाइड की जाएगी, नहीं होगी तो ये सेक्शन ओवरराइड करेगा। फर्दर सेक्शन 3 भी है जो कहता है कि ये ऑर्डिनेंस जो है वो ओवरराइडिंग है, दूसरे जितने भी लॉ होंगे वो सब सर्विएंट होंगे, ये उनका ओवरराइडिंग होगा, तो वो ये प्रीवेल करेगा, वहाँ जो कुछ लिखा होगा वो अप्लीकेबल नहीं होगा अनलेस यहाँ ना लिखा हो, यहाँ लिखा होगा तो फिर अकॉर्डिंगली मैचिंग हो जाएगी। उसके बाद लिमिट ऑफ एग्जम्पशन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये अंडर लिटिगेशन भी रहा है शुरू में बड़े सालों में, लेकिन फिर बाद में फिर ये आ गया, लेकिन अभी भी इस पर लिटिगेशन ही है कि लिमिटेशन ऑफ एग्जम्पशन, कि कहाँ तक वेयर इनकम इज एग्जाम्प्ट फ्राम टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस द एग्जाम्पशन शैल बी इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफाइड प्रोविजन टू द कंट्री कंटेन्ड इन दिस ऑर्डिनेंस लिमिटेड टू द ओरिजिनल रिसिपिएंट ऑफ दैट इनकम एंड शैल नॉट बी एक्सटेंड टू एनी पर्सन रिसीविंग एनी पेमेंट होली और इन पार्ट आउट ऑफ दैट इनकम। जैसे आप इंडिविजुअल हैं, आप एग्रीकल्चर इनकम या आप कंपनी हैं, एग्रीकल्चर या एओपी है उसको एग्रीकल्चर इनकम आई है तो उसने आगे दे दी मेंबर को, उसी में से डिविडेंड दिया या अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दी, तो जब आपको आएगी इनकम तो वो फिर टैक्सेबल है कि नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल यहाँ उसने लिमिट लगा दी कि एग्जम्पशन दी जाएगी तो ओरिजिनल बंदा जो है जिसने वर्न की जिसको एग्जम्पशन है उसको होगी, और सब्सिक्वेंट आगे डिस्ट्रीब्यूशन होगी प्रॉफिट इन शेप ऑफ प्रॉफिट या इन शेप ऑफ डिविडेंड एओपी में या सिचुएशन में, तो फिर वो एग्जम्प्ट नहीं होगी। तो इसमें ओरिजिनली केस आया था कि कंपनी थी वो एग्रीकल्चर काम करती थी, लैंड की कल्टीवेशन, तो उसकी एग्रीकल्चर इनकम थी, उन्होंने डिविडेंड दिया आगे शेयर होल्डर को, तो क्वेश्चन ये आया कि शेयर होल्डर को एग्जम्प्ट है कि नहीं, तो अल्टीमेटली कोर्ट ने यही होल्ड किया कि वो एग्जम्प्ट है, वो इसलिए कि इसके डोमेन में ही नहीं आती, कॉन्स्टिट्यूशनल बार है, ठीक है, उसकी वजह से। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ कहीं बार ना हो तो वहाँ फिर यहाँ आगे यहाँ अनलेस इस लॉ में एग्जम्प्ट ना हो तो फिर टैक्सेबल होगी। तो इसको हम ऐसे समझ लेते हैं 92 सेक्शन है हमारा, एओपी इंडिविजुअल है, तो एओपी वहाँ लिखा हुआ है कि जो एओपी होगी वो एज ए इंडिपेंडेंटली असेस होगी, और असेस होगी तो उस पर टैक्स दिया जाएगा, लेकिन उनके
पार्टनर जो है वो टैक्स नहीं देंगे, वो एग्जाम्प्ट होंगे, ठीक है। लेकिन अगर जहाँ वो खुद एग्जाम्प्ट होगी तो वहाँ फिर पार्टनर को टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ खुद टैक्स नहीं दिया तो इवन दो उनको एग्जाम्पशन है तो पार्टनर को टैक्स देंगे। अगर एओपी ने टैक्स दिया है तो आगे एग्जाम्प्ट होगा, अगर वो एग्जाम्प्ट है तो पार्टनर को देना पड़ेगा, इवन दो एग्जाम्पशन है। तो 92 में इटसेल्फ भी इसी तरह ही है। तो ये लिमिट जो है वो अदर देन कॉन्स्टिट्यूशनल बार ना हो तो ये फिर ऑपरेट करेगी। जहाँ कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल बार हो, इस लॉ में ही ना आता, जो नॉन लाइबिलिटी केस मैंने पहले कहा, चार्जेबिलिटी वाला केस का, जहाँ लॉ ही अप्लीकेबल नहीं है, फिर ओरिजिन पे नहीं है तो आगे भी जितनी है वो अप्लीकेबल नहीं होगी अनलेस एंटिल वो टैक्सेबिलिटी टेरिटरी में चला जाए। जैसे एग्रीकल्चर है तो फ्लोर में चला जाए या आगे वाले में एरिया में चला जाए, वो कंपोजिट काम हो तो फिर टैक्सेशन अगर विद इन दैट ही रहे और वही इनकम आपस में हैंड चेंज करती रहे एग्जाम्प्ट वाली, तो वो फिर नहीं होगी। जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बार, जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बार नहीं होगा तो फिर ओरिजिनल रिसिपिएंट जो है ऑफ इनकम जो है उसको एग्जाम्प्ट होगी, आगे जो पेमेंट उस आगे करेगा उसको फिर उसमें से एग्जाम्प्ट नहीं। क्लियर जी? ये है। टाइम हो गया कभी चल रहा है तो मेरा ख्याल क्लोज करते हैं। आज हमने स्टैचुरी एग्जाम्पशन जो है वो देखी हैं, तो अगले टॉपिक में हम शेड्यूल एग्जाम्पशन जो है वो हम देखेंगे। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसी तरह ये लास्ट पॉइंट पे ना जो भी आप जिक्र कर रहे थे इसका, अच्छा थोड़ा सा जो आईआरएस पोर्टल में बनाया हुआ है ना, वहाँ पे इस तरह जो सिस्टम पे हमारे लॉ में कुछ चीज़ें जो बिल्ट इन है एज ए कानून की शक्ल में, कुछ पॉइंट्स शायद आईआरएस पोर्टल पे उस तरह फॉर्मुलेटेड फॉर्म में नहीं है। मैंने एक दफ़ा एक्सपीरियंस ऐसा किया था। अच्छा, उसमें ऐसे है कि क्योंकि जो लॉ है ना, लॉ और प्रोसीजर, लॉ को इंटरप्रिटेशन करना होता है कोर्ट ने, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है उनके पास पावर नहीं है। और वो जो ये सिस्टम बनाते हैं, ये सिस्टम आपकी ईजनेस के लिए और उसके लिए हैं, ये आप पे पाबंदियाँ नहीं लगाई जा सकती कॉन्स्टिट्यूशनली कि लॉ को अगर वो पाबंदी लगा दें तो फिर तो जो आपके डोर ऑफ इंटरप्रिटेशन है वो तो फिर तो आप ऑटोमेटिकली उसी तरह ही करेंगे जिस तरह उसने कहा हुआ है, ठीक है। तो फिर आपका जो राइट है इंडिपेंडेंट इंटरप्रिटेशन और एप्लीकेशन और इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ आपका एज ए लीगल एडवाइज़र भी, एज ए इंडिविजुअल भी, और अगर आपकी जो रेमेडी ऑफ कोर्ट है वो भी फिर ब्लॉक हो जाएगी। तो इसलिए उसको अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि लॉ के कंट्राडिक्टरी है और उन्होंने इधर की है या दो इंटरप्रिटेशन है अदरवाइज है, तो फिर आप उसको चैलेंज कर सकते हैं कि ये इसमें इसको ओपन करें और मुझे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसको फीड करने दें और मेरे जो राइट है उसकी इन्फ्रिंजमेंट ना हो, तो उसको ओपन करें। फिर वो अपने आपके डी ब्लॉक कर देंगे, उतना फिर कोर्ट डायरेक्शन देगा कि इसको डी ब्लॉक करें, इनको करने दें। अनलेस एंटिल आप सेटिस्फाई हैं तो आप फिर कोई चैलेंज नहीं करता, तो फिर वो जितना मर्जी जिस मर्जी एक्सटेंट तक चलते जाएं और जैसे लॉ को वो समझें वो उसके मुताबिक उसमें फार्मूले ये वो डिज़ाइन कर दें। लेकिन आप चैलेंज करेंगे तो अकॉर्डिंग फिर लिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। तो इसलिए एग्जम्पशन ये वो, लेकिन आपके पास अभी भी बहुत सी ऑप्शन हैं। ये नहीं है कि आपके पास क्रेडिट में अदर्स होते हैं, वहाँ आप डाल के उतना कम कर सकते हैं। जब आपसे पूछे तो अपनी इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं। आप कहेंगे ये वाला नहीं था तो मेरे पास ये ऑप्शन थी, मैं इतना कम कर दिए। अल्टीमेटली तो लाइबिलिटी कम करनी है ना, ठीक है ना। ऊपर आपको टैक्स भी होगा, उसने कहा ऐसे करें, नीचे आपने उतना डाल दें उसमें कि इतना टैक्स क्रेडिट है या इतना है, तो कल को पूछेगा, एक्सप्लेन मांगेगा कि मैं क्यों ना 111 में ऐड करूं। आप कहेंगे इसकी ये है, यहाँ इन्होंने ये ब्लॉक किया था, मेरा राइट था, मैं ये किया है। आप अगर लगाते हैं तो आप कमिश्नर अपील ये वो आके जा सकते हैं, फिर वापस कर सकते। थैंक यू वेरी मच। मैं अपने तमाम पार्टिसिपेंट्स का इंतहाई मशकूर हूँ जो पाकिस्तान टैक्स अकेडमी के 18वें सेशन में तशरीफ़ लाए। अगली जुमेरात इंशाअल्लाह नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। बहुत शुक्रिया।